हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आज हमारी प्रतिबद्ध सीरीज की हमारी आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में जीएस मेंस की प्रिपरेशन के लिए पहली क्लास है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देता हूं। देखिए, हमारा ये नया इनिशिएटिव है प्रतिबद्ध। इसके अंदर हम आपको जीएस के पूरी तैयारी करवाएंगे। जीएस 1, 2, 3, 4 सब हम कवर करेंगे। मेंस पर्सपेक्टिव से यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए हम पूरी तैयारी आपको यहां पर कराएंगे और यहां पर हम आपकी मदद करेंगे। किस लिहाज से? हम आपको पूरा सिलेबस जो है, जो भी आज तक पिछले 10 सालों में सवाल पूछे गए हैं, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम टॉपिक्स जो हैं, वो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अब तक पूछे गए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में, वो हम उसके साथ साथ पीवाईक्यू के जरिए जो है आपको ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कराने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स मेंस पर्सपेक्टिव से जो है देख रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से लगे हुए हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो जरूर हमारे इन सारी क्लासेस को जो है वो अटेंड करें। तो चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देख लीजिए आज का टॉपिक क्या है। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के लिए ये स्पेशल सेशन है और जीएस 1 में आज का हमारा टॉपिक कल्चर ऑफ इंडिया से है, आर्किटेक्चर। ठीक है, माई सेल्फ हितेश कौशिक, और चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। देखिए, आर्किटेक्चर में ना हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। देखिए, पहले तो जो आपका सिलेबस दिया गया है जीएस 1 में, ठीक है, जीएस 1 मेंस का जो आपका सिलेबस दिया गया है, उसमें देख लीजिए आप कि आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड कल्चर, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर इंडियन कल्चर का हिस्सा होगा। और ये सब आपको कवर करना है एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक का। ठीक है, एंशिएंट से मॉडर्न पीरियड तक का सारा कवर करना है। आप इससे पैराफ्रेज कर सकते हैं कि इसका मतलब आर्किटेक्चर भी जो हमें पढ़ना है, जो टॉपिक, ये हमें एंशिएंट से मॉडर्न टाइम्स तक पूरा कवर करना है। ठीक है, तो एंशिएंट से मॉडर्न टाइम्स तक पूरा कवर करना है। और इसीलिए हम करेंगे क्या? ठीक है, हम इसमें करेंगे आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के देखो, हम इसको अलग अलग पार्ट्स में जो है तो डिवाइड कर लेते हैं। इसमें आप देखें तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? देखो, आर्किटेक्चर, मानव इतिहास पे हमें पीछे जाना होगा। जब से आर्किटेक्चर बनना शुरू हुआ भारत के इतिहास में, हम वहीं से, या जिसके ट्रेसेस हमें मिलते हैं वहीं से हम जो है वो शुरू करेंगे। तो शुरुआत करेंगे कहां से? देखिए, पहली बात तो अगर हम कहें आइस एज, उसके बाद स्टोन एज, इस पीरियड के हमारे पास कोई आर्किटेक्चरल जो है कोई तथ्य या आर्किटेक्चरल सबूत कुछ हमारे पास है नहीं। लेकिन जहां से हमें ये मिलने लगती है इंफॉर्मेशन, वो पीरियड कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सिंधु घाटी सभ्यता वो समय है जहां जब बहुत सारे, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जाने जाते थे, जबरदस्त टाउन प्लानिंग। उसमें उनका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, चाहे उन्होंने ग्रिड पैटर्न में जिस तरीके से घर बनाए, वो सब यानी कि उनकी आर्किटेक्चरल क्षमताओं को दिखाता था कि किस तरीके से वो वास्तुकला का इस्तेमाल करते थे और बेहतर उन्होंने डिजाइन बनाए। आप ये समझ लीजिए कि यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें ये पढ़ना है, ये ब्रेक डाउन करना है कि क्या उनकी जो है आर्किटेक्चर में खासियतें थी, फीचर्स क्या थे और क्या रेलेवेंस है मॉडर्न टाइम्स में, क्या वो आज इस्तेमाल किया जा सकता है उनका आर्किटेक्चरल डिजाइन, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, उसके अलावा भी बता देता हूं, हम टेंपल आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे एंशिएंट पीरियड से। ठीक है, टेंपल आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर, ये भी हम देखेंगे। और रिलीजियस आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर। ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत सारी बुद्धिस्ट अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग्स बनाई गई, जैसे चैत्य, विहार, स्तूप, वो सब पढ़ेंगे। जेन्स की भी इसी तरीके की काफी सारी बिल्डिंग्स बनी, तो वो हम सब पढ़ेंगे। तो हिंदू आर्किटेक्चर में तो टेंपल आर्किटेक्चर और रॉक कट आर्किटेक्चर है ही, साथ ही बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर भी है। तो ये सब हम एंशिएंट पीरियड में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर विल बी फ्रॉम एंशिएंट पीरियड। और उसके बाद फिर इंडो इस्लामिक पीरियड भी है। ठीक है, इंडो इस्लामिक पीरियड, जब इस्लाम भारत पहुंचा
तो बहुत सारे बाहरी इन्फ्लुएंस भारत आए, जैसे पर्शियन, जैसे सेंट्रल एशियन टर्किश स्टाइल, वो सब जो है इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में मिक्स हो गए और वो अपनी एक पहचान बनी उसकी, जिसको हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। उसके बाद आता है फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न पीरियड का आर्किटेक्चर यूरोपियन इन्फ्लुएंस से प्रभावित था, तो वो हम सब देखेंगे, जिसमें पुर्तगाली भी है, आइबेरियन स्टाइल, ब्रिटिश भी है, गॉथिक स्टाइल, वो सब हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो मैं आपको तरीका बता देता हूं। हम क्या करने वाले हैं कि हम पहले टॉपिक को पूरा, जो भी मैंने अभी आपको ये बताया है, ये सब डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से सवाल पूछ रहा है यूपीएससी और कैसे आपको उसका आंसर करना है इसी कंटेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये समझ लो। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं। ये देखो, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द अर्लीस्ट नोन कल्चर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हमारे यानी कि नोन शब्द बोला ना देखिए, कि इससे पहले के हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है या हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है जिससे हम इससे पहले के आर्किटेक्चर के बारे में पता लगा सके। कुछ एविडेंसेस हैं लेकिन वो कोई प्रॉपर आर्किटेक्चर जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो लेकिन अब पहले इस पीरियड को जानना जरूरी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर इसका पीरियड हम फ्रेम करते हैं तो 3300 बीसी से 1300 बीसी अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग कहती है ये 3300 बीसी से 1300 बीसी के बीच में ये पीरियड था। अब ये पूरा टेन्योर है, इसको चाल्कोलिथिक फेज भी कह दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि मैच्योर फेज जो है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इंडस वैली का, वो 2600 से 1700 बीसी के बीच में है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये 2600 से 1700 बीसी के बीच में मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस लाइज बिटवीन दिस पीरियड। ठीक है, वरना वैसे तो जो सबसे पुराना एविडेंस है, ओल्डेस्ट एविडेंस बिलोंग्स टू 3300 BC and the most recent one from 1300 BC, बट जो मेन विंडो है जिसमें सबसे ज्यादा सबूत मिलते हैं वो 2600 से 1700 BC के बीच का विंडो है। ठीक है जी, चलो। और एक बात और, अब रीजन भी जानना जरूरी ना। अगर आपने टेन्योर जान लिया तो रीजन भी देना आपको जरूरी है। तो रीजन, मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ इंडस वैली आर इन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब तो सिंधु घाटी सभ्यता की ज्यादातर साइट्स कहां पे, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। आपको कुछ साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, कुछ अफगानिस्तान के कुछ मार्जिनल रीजन में मिलेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ दी साइट्स आर इन मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, अब हड़प्पा और मोहनजोदारो, दो बड़े शहर। अब जब हम आर्किटेक्चर की बात करने जा रहे हैं तो हम सिटी वाइज देखते हैं। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, दो सिटीज, शुरुआती दो शहर जो हमें मिले थे, दोनों बड़े ग्रैंड, दोनों साइज में बहुत बड़े और दोनों शायद मेट्रोपॉलिटन्स थे। तो हम उनकी बात करेंगे। दोनों अराउंड इमर्ज हुए अराउंड 2600 बीसी। मैंने बोला था ना, जो सबसे ज्यादा जो एविडेंसेस है वो हमारे पास 2600 बीसी से लेके कब तक के हैं, 1700 बीसी के बीच के। तो सिंपल है, यानी कि ये दोनों शहर तकरीबन इसी एरा में इमर्ज हुए। और 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब हमने एक्सकेवेशंस की, ब्रिटिश एरा में, खासतौर पे ब्रिटिश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सकेवेशंस, तो उन्होंने 19th और 20th सेंचुरी में जो भी एक्सकेवेशंस किए उससे हमें उसके बारे में, इस पूरी सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। और क्या क्या पता चला इसके बारे में, उनका आर्किटेक्चर कैसा था, टेक्नोलॉजी, आर्ट, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, राइटिंग, रिलीजन, ये सब चीजें हमें उससे पता चली। मेनली आर्किटेक्चर के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन है वो एक्सकेवेशन या एक्सकेवेटरी सोर्सेज से ही है। ठीक है, चलो अब चलो जी आगे चलते हैं। अब शहर कुछ और देख लेते हैं, सिटीज कौन कौन से। एक चीज देखो, इंपॉर्टेंट सिटीज जो हड़प्पा और मोहनजोदारो, दो मेट्रोपॉलिटन तो थे ही, उनके अलावा कोट दिजी एक शहर जो सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, कालीबंगन इंडिया के राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, बनावाली हरियाणा में, लोथल, सुरकोतड़ा एंड धोलावीरा, ये तीन शहर कहां, ये तीन शहर गुजरात में। तो एक बार फिर से देख लो, कोट दिजी सिंध में, कालीबंगन राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में और बनावाली हरियाणा, लोथल, सुरकोतड़ा एंड धोलावीरा
तीनों गुजरात में इंपॉर्टेंट और मेजर टाउन्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, अदर देन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। एक बात बता दूं, हड़प्पा जो शहर है वो हमें मिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से, पंजाब प्रोविंस से, और दूसरा सिंध जो है सिंध से मिला है मोहनजोदारो। तो ये पहले दो शहर थे, दयाराम साहनी और हमारे आर.डी. बनर्जी साहब ने इनको एक्सकेवेट किया था। एक चीज और बता दूं कि भारत में जो एक्सकेवेशंस की शुरुआत हुई थी, जिससे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने जब 1870s में ये शुरू किया खुदाई का काम, तब कोई ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जब आगे चल के जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बन के आया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तब जाकर एक्सकेवेशंस में बड़ी कामयाबी मिलनी शुरू हुई, और उन्हीं के अंडर काम करने वाले दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक्सकेवेट करने में, पूरी उसकी खुदाई करने में, दो शहरों को बाहर निकालने में सफल हुए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक शहर और है, बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, राखीगढ़ी। रिसेंट फाइंडिंग से पता चला है कि एरिया वाइज दिस वाज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट इज इन हरियाणा, इंडिया। तो हरियाणा में पड़ती है ये साइट राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में कुछ खास चीजें जान लो। पहली बात तो अब तक 7 टीले या 7 माउंड खोदे जा चुके हैं पूरे, और 1997 से 2000 के बीच में ही खोद लिए गए थे। इसमें से 6 के बारे में यह अंदाजा है कि उनकी डेट 7500 बीसी अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाई जा रही है, रेडियो कार्बन डेटिंग ऐसा कहता है। ठीक है, और इंडस सील्स हमें कई मिले हैं वहां से, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है वहां का। उसके अलावा इंडस स्क्रिप्ट में कुछ सिग्नेचर मिले, कुछ सील्स मिली हैं सिल्वर की, मार्बल और टेराकोटा की सील्स मिली है। उसके अलावा हाउसेस जो है ना, ये अब जो घर हैं वो बने हुए थे बेक्ड ब्रिक्स के या फायर ब्रिक्स के, मतलब आप समझो कि ईंटों को यूज किया जाता था जैसे आज मॉडर्न तरीके से हम यूज करते हैं कि ईंटों को बनाया, शेप दी, उसके बाद जो है वो भट्टे में तपाया और उसके बाद यूज किया। तो शायद रिच लोग जो है इस तरीके से वो ईंटों का इस्तेमाल करते थे। आम लोग शायद सनड्राइड ब्रिक्स का यूज करते होंगे या फिर स्टोन और मड का यूज करके आम घर बनाते होंगे। सोकेट जार्स, टॉय मॉडल्स ऑफ व्हील कार्ट्स, ये सब चीजें वहां से फाइंडिंग्स हैं, लेकिन हमें आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव पे ही रहना है। अब राखीगढ़ी की फाइंडिंग्स में एक चीज और है कि राखीगढ़ी के थोड़ी दूर एक साइट है भिराना, ये आईवीसी की ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड साइट मानी जा रही है, और यही है तकरीबन 7500 बीसी तक पुरानी। इसकी डेटिंग जो है अप्रोक्सीमेटली यही बता रही है। इससे पहले क्या था, मेहरगढ़ नाम की एक साइट थी पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में, वो 7000 बीसी उसका एस्टिमेट लगाया जा रहा था रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार, तो उसको ओल्डेस्ट माना जाता था। अब राखीगढ़ी एंड उसके आसपास भिराना जो है वो सबसे पुराना हो गया। अब देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट के बारे में इंफॉर्मेशन बता दूं आपको। राखीगढ़ी के बारे में जान लिया, ओल्डेस्ट और उसकी फाइंडिंग्स। फिर आ जाते हैं ढोलावीरा पे। ढोलावीरा गुजरात में मौजूद एक साइट है। इसके बारे में पीआईबी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। पहली बात तो ये जो पीआईबी के इस आर्टिकल में क्या था कि ये कहता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट इन साउथ एशिया। मतलब इतने पुराने दौर की अर्बन सेटलमेंट थी जो आज भी बची हुई है, वेल प्रिजर्व्ड है। इसकी डेट जो एस्टिमेट लगाई जाती है 3rd मिलेनियम टू 2nd मिलेनियम बीसी, मतलब 3000 से 2000 बीसी के बीच की ये साइट है। ऑलमोस्ट वही एज है जो हड़प्पा मोहनजोदारो की है। उसके अलावा कहते हैं कि 2 हिस्से थे इस साइट को, कि मोस्टली आप देखोगे भी कि जो इंडस वैली का कि ज्यादातर शहर ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे। ये ध्यान रखना, आर्किटेक्चर के नजरिए से आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि 2 हिस्सों में मोस्ट ऑफ द सिटीज वर डिवाइडेड, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन। अपर टाउन में एक छोटा किला या फोर्ट्रेस होता था जिसे सिटाडे कहते थे, और लोअर टाउन में आम लोगों के रहने के लिए जगह थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एक तो वर्ल्ड सिटी है, इसकी 4 दीवारी मौजूद है। काफी सारे बड़े शहरों की जो भी खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, इंडिया से या पाकिस्तान से जो खुदाई में निकले, उनकी वॉल्ड
बाउंड्री है, मतलब एक बाहर चार दीवारी है, ठीक है। एक सिमेंट्री मिली है टू द वेस्ट ऑफ सिटी। सिमेंट्री मतलब यहां पर शायद लोगों को दफनाया जाता था पश्चिमी हिस्से में, ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। चलो आगे चलें। ये साइट 1968 में डिस्कवर की गई थी, ढोलावीरा की बात हो रही है, और यहां से कुछ चीजें मिली हैं जैसे कॉपर, शेल स्टोन, ज्वेलरी ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, टेराकोटा, गोल्ड, आइवरी, तो ये सब चीजें मिली है। दीज आर द फाइंडिंग्स। अभी आर्किटेक्चर के नजरिए से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वैसे रेलेवेंट है कि वहां की फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है। चलो आगे, ये मैं आर्टिकल से दिखा रहा हूं ना, इसीलिए मैं आपको ये इंफॉर्मेशन सारी बता रहा हूं। और ये भी दिया गया था कि ये एक अर्बन सेटलमेंट थी और प्रोटो हिस्टोरिक ब्रॉन्ज पीरियड की ये एक सेटलमेंट मानी जाती है। देखो एक चीज बता दूं, जो पीरियड आप आइसेज से स्टोन एज पूरा है, और स्टोन एज तक का सारा पीरियड, जो आइसेज स्टोन एज हम सारा कहते हैं, स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक सब आ जाएगा, वो सारा पीरियड ना प्री हिस्टोरिक फेज कहलाता है। प्री हिस्टोरिक वो पीरियड जिसके लिए हमारे पास एविडेंसेस हैं सिर्फ आर्कियोलॉजिकल, जो खुदाई में मिले। हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं है, दीवारों पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है जो हमें उस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाए, तो वो सारा क्या है, प्री हिस्टोरिक। लेकिन हम इसको कहते हैं कि एक तो इस समय पे पहली बात तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे ब्रॉन्ज वाज डिस्कवर्ड, तो ब्रॉन्ज जो कॉपर को जो है मॉडिफाई करके या कॉपर के अंदर कुछ इंप्योरिटीज ऐड करके बनाया गया ब्रॉन्ज इस समय इस्तेमाल होने लगा था। तो इसलिए आईवीसी को, सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज कल्चर भी कहा जाता है, और इसको प्रोटो हिस्ट्री डिवीजन में डाला जाता है। प्रोटो हिस्ट्री फॉर विच वी हैव रिटन एविडेंसेस बट वी आर नॉट एबल टू डिसिफर द स्क्रिप्ट, ठीक है जी, तो वो है हमारा। उसके बाद आगे चले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर पर अब थोड़ा बारीकी से नजर डाल लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। पहली बात तो इट वाज इंडिजीनियस इन स्टाइल, बिल्कुल देसी इंडिजीनियस स्टाइल था, बाहरी इन्फ्लुएंसेस नहीं थे उसके अंदर, ठीक है, तो इट हैड नो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। दूसरा, द बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड प्योरली फ्रॉम एन यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, तो जो जितनी भी इमारतें बनाई जाती थी यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से बनाई जाती थी, उसके अंदर एस्थेटिक ब्यूटी या कोई ब्यूटिफिकेशन कोई उसका मकसद नहीं था। मतलब वैसे ऑल्दो बड़ी सिमेट्रिकली अरेंज्ड लगती हैं और ब्यूटीफुल लगती हैं उनकी कंस्ट्रक्शन, उनका आर्किटेक्चर, बट एक बात ध्यान रखना, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटेरियन पर्पस था, कहीं पर भी ब्यूटिफिकेशन उसका मोटिव था ही नहीं। यानी यूटिलिटेरियन पर्पस से बिल्डिंग्स बनाई गई थी, एस्थेटिक ब्यूटी जो है वो दिखाना कहीं पर भी मकसद नहीं था। और आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, एक चीज देखो, वैसे आमतौर पे ये बोला जाता है इंडियन कल्चर के पर्सपेक्टिव में कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दोनों अलग अलग नहीं पनपते, दोनों साथ में पनपते हैं, ठीक है। बट इंडस वैली इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि दीवारों पर ज्यादा स्कल्पचर नहीं है, स्कल्पचर्स मिले अलग हैं, दीवारें और जो पूरा जो आर्किटेक्चर है दैट इज डिफरेंट, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो गए, तो इसीलिए यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। और आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस जो थी ना उस समय की, लोकल कल्चर से इवॉल्व हुई और फार्मिंग और पेस्टोरल कम्युनिटीज तक जो है काफी ज्यादा उसमें बदलाव आए। और बेसिकली अगर आप देखें तो घर जो बने थे वो शुरुआत में उन्होंने मड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो मड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया और उससे बनाए। इंडस वैली का आर्किटेक्चर आप ये कह लीजिए अपनी सोफिस्टिकेशन के लिए जाना जाता है और अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। मैंने शुरू में भी आपको बताया था, टाउन प्लानिंग एक एक्सेप्शनल फीचर है, उसके बाद और पहले वाले कल्चर से बहुत ज्यादा अलग टाउन प्लानिंग। और कंटेम्पररी वर्ल्ड में देखें, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में ग्रो कर रही थी तो उसके कंटेम्पररी थे चाइनीज सिविलाइजेशन, मिसोपोटामियन ईरान इराक में, उसके अलावा इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन। वहां इस तरीके की टाउन प्लानिंग नदारद है, वहां पर नहीं है, ठीक है, वहां पर उस तरीके की टाउन प्लानिंग देखने को नहीं मिलती, ना ही उतना बेहतर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो ये उनसे सबसे आगे थे टाउन प्लानिंग के मामले में, ठीक है। आगे टाउन प्लानिंग में देखें तो कुछ और फीचर्स, जैसा मैंने बताया कि यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव था। एक सबसे खास चीज बताऊं इसकी, आप अपने मेंस आंसर में
इससे अपने आंसर को एनरिच बना सकते हो कि भाई हड़प्पन्स वर द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में सोचने वाले हड़प्पन्स बहुत पहले, मतलब यार उन्होंने उस समय सोच लिया। आप ये देखो, ये बड़ा मॉडर्न आइडिया है, ठीक है। यूरोपियन थिंकर्स ये सोच रहे होंगे कि हमने जी मॉडर्न वर्ल्ड में हमने अपने वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर के लिए हमने सोचना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही हड़प्पन ऐसा आइडिया वो डेवलप कर चुके थे। जैसे कि दे मेड सेपरेट वर्कर्स क्वार्टर्स, मतलब सेपरेट। अब है क्या, जैसे मैं आपको बता दूं, एक बार देखना, थोड़ा सा बेसिक आइडिया देने के लिए मैं आपको एक बार टाउन प्लानिंग का आइडिया दे देता हूं। देखो, दो हिस्से थे सभी टाउन्स के, एक अपर टाउन एक लोअर टाउन। अपर टाउन में एक छोटा फोर्ट्रेस हुआ करता था, जिसे सिटाडे कहेंगे, या एक छोटी सी फोर्ट्रेस वहां पे। उसके अलावा पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है, उसके अलावा वर्कर क्वार्टर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या थे, पब्लिक बिल्डिंग्स और वर्कर क्वार्टर्स। और यहां पर ग्रिड पैटर्न में बने होते थे आम लोगों के रेजिडेंशियल हाउसेस। तो यहां ग्रिड पैटर्न फॉलो होता था, ग्रिड पैटर्न कहां पर, लोअर टाउन में। तो एक चीज ध्यान रखो कि सिटाडे कहां पे था, सिटाडे वॉज इन अपर टाउन, मतलब एक छोटा किला। शायद यहां पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि रूलिंग क्लास यहां पर रहती होगी उस समय पर, रूलिंग क्लास या फिर जो रूलर की फैमिली वो यहां पर रहती होगी। और उसके अलावा पब्लिक बिल्डिंग्स भी यहां पर थी, जैसे अनाज स्टोर करने के लिए ग्रैनरी, उसके अलावा कॉमन बाथ, ये सब जो है वो इसके साथ ही होते थे। उसके अलावा जो है आम लोग, आम वर्कर्स जो इस सिटाडे में काम करते होंगे रॉयल फैमिली या रूलर्स के लिए, तो वो बेसिकली यहां पर वर्किंग क्लास होगी, ठीक है। उनके लिए वर्किंग क्वार्टर, उनके लिए वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए गए थे, ठीक है। तो ये दिखाता है कि देवर ट्रूली इन कंसिस्टेंस विद द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो वो उस पर बने हुए थे, मतलब वर्कर्स के वेलफेयर के लिए भी उन्होंने जो है चीजें सोची हुई थी। उसके अलावा फोर्टिफिकेशन इंडस वैली का एक खास फीचर है। किले की तरह जो है वो चार दीवारी उसकी बनाई गई थी। प्राइमरली सिक्योरिटी कंसर्न रहा होगा, क्योंकि बाहर से माइट भी अटैकर्स या इन्वेडर्स आते होंगे, उनसे सुरक्षा के लिए दीवारें ऊंची बनाई गई थी ताकि उससे सुरक्षा की जा सके, ठीक है जी। उसके अलावा लेआउट देखें अब हड़प्पन सिटीज का, अब एक बार लेआउट देख लो आप। देखो, आप यहां पे देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ड्रेनेज वाज वेरी गुड। आप ये समझें कि उस समय पे उन्होंने मॉडर्न तरीके से जो है वो पानी निकासी की व्यवस्था बना रखी थी। वाटर विल कम आउट ऑफ हाउसेस एंड विल ड्रेन इनटू अ होल, और एंड देन इट विल गो डाउन टू अ बिगर ड्रेन, और वहां से वो शहर के बाहर जाएगा। तो ये व्यवस्था थी, तो बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। उसके अलावा वाटर मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा था। रिजर्वायर्स हमें अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है, रिजर्वायर्स हमें देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा ग्रेट बाथ, पानी से जुड़ी हुई एक और चीज कि एक एक ऐसा जो है रेक्टेंगुलर शेप का ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदारो से मिला है, और ऐसे कॉमन बाथ कुछ और शहरों से भी मिले हैं, जहां पर शायद जो है जिसकी कुछ रिलीजियस जो है या फिर सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता होगा, जहां पर सब लोग सामूहिक स्नान के लिए जाते होंगे। और ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर जो है वो स्टेप्स बने। मान लीजिए कि उसके अंदर पानी जो है वो भरा जाता है, और पानी अगर कम है तो आप यू विल स्टेप डाउन टू द लोअर स्टेप्स एंड, और वहां जाकर आप पानी में स्नान कर सकते हैं। अगर पानी ज्यादा है तो ऊपर से ही सीढ़ियों पर बैठकर आप स्नान कर सकते हैं। तो ये वाली व्यवस्था थी ग्रेट बाथ और कॉमन बाथ्स में, ठीक है। तो यानी उन्होंने ये सब चीजें की थी। उसके अलावा उनके जो घर थे लोअर टाउन में ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे एंड डिजास्टर प्रूफ थे। मतलब उन्होंने क्या किया था, देखो कि लोअर टाउन में भी घरों को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया था,
ताकि अगर पानी आए, फ्लडिंग हो, तो उनके घरों को नुकसान ना हो। तो डिजास्टर प्रूफ बनाया हुआ था। ठीक है, उसके अलावा अनाज स्टोर करने के लिए ग्रैनरीज, हड़प्पा जैसे शहर में 6 ग्रैनरीज मिली हैं एक साथ जिसके अंदर अनाज स्टोर किया जाता होगा। मोहनजोदारो में एक बड़ी ग्रैनरी मिली है, ग्रेट ग्रैनरी। तो वहां पर अनाज स्टोर होता था पूरे शहर के लिए। ऐसी भी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, आर्किटेक्चर उस तरीके का भी है। ठीक है, उसके अलावा घर बने हैं, जो हाउसेस बने हैं वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने प्रॉपर इस बात का ख्याल रखा है कि एयर पैसेज जो है वो 90 डिग्री पे हो और एयर सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। देखो ग्रिड पैटर्न में थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं, यहां पे आपको क्या होता है। लोअर टाउन में ग्रिड पैटर्न ऐसे होता था, हाउसेस बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बने हैं, इधर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में बने हैं, और स्ट्रीट्स ऐसे 90 डिग्री पे कट करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, तो एयर फ्लो जो है इसके अंदर से बहुत अच्छा होगा, इसलिए इस तरीके से इसको बनाया जाता था। तो ये इसमें खास चीज है। ठीक है, एयर फ्लो और लाइटिंग जो है वो वहां पे अच्छी रही, इसका वो खास ख्याल रखते थे। ठीक है जी, तो ये भी हम देख ले। उसके अलावा फोर्टिफिकेशन वॉल, आउटर बाउंड्री वॉल उसमें जो है वो बनाई जाती थी, ज्यादातर शहरों में है। बहुत रेयर ऐसे शहर है जिनकी आउटर बाउंड्री वॉल नहीं है। गेटवेज हैं, ज्यादातर मेजर टाउन्स के बड़े गेटवेज हैं, शायद कई पे मल्टीपल गेट्स भी मौजूद हैं कई शहरों में। तो रीजन ये होगा क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज होंगी कई जगह से वाहन जाने के लिए, और कई जगहों पे और डिफरेंट पर्पज से उन्होंने अलग अलग गेट्स बनाए होंगे। ठीक है, जरूरतों के हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए कहीं कहीं से ट्रेडर्स की आवाजाही होती होगी, कहीं से जो है उनकी जो सामान ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही होती होगी, कहीं से जो है वो मान लीजिए कि किसी जगह से हो सकता है कि पीछे कोई रिलीजियस पर्पज से वहां पे जाना हो, तो उसके लिए भी एग्जिट डोर्स बनाए गए थे। उसके अलावा बेस्टियन, बेस्टियन मतलब वॉच टावर्स, जहां पर चार दीवारी होती थी मेनली शहर की, उसके आसपास ही ऊंचे वॉच टावर्स भी बनाए गए हैं। आप ये समझो वॉच टावर्स क्या काम में आते होंगे, तो सिक्योरिटी पर्पज से, बाहर से कोई अगर कोई अटैकर या इन्वेडर आ रहा है तो उसकी जानकारी पहले मिल जाए, या फिर बाहर से आने वाले लोगों की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके, या फिर अंदरूनी मूवमेंट पर भी नजर रखी जा सके। इसलिए ये ऊंचे वॉच टावर्स यानी बेस्टियंस भी बनाए गए थे। ठीक है, टाउन प्लानिंग में एक चीज मैंने बता दिया था कि एक अपर टाउन है जहां पे सिटाडे है, और दूसरा लोअर टाउन है जहां पे ग्रिड पैटर्न में रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बने हुए हैं। तो ये भी उसका एक खास फीचर था। एक और खास चीज है ये इंटर कम्युनिकेशन पैसेज। इंटर कम्युनिकेशन पैसेज मतलब अंदर ही कम्युनिकेशन के पैसेज बने हुए थे, जहां से रूलर्स और शायद ट्रेडर्स वो अपने जो है वो कम्युनिकेशंस जो है वो पूरे करते होंगे। तो उसके लिए पैसेजेस बने हुए थे अंदर ही शहर के अंदर। तो ये भी एक खास फीचर है। अब देखें एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले टाउन प्लानिंग हड़प्पन सिटीज की सब शहरों में कॉमन नहीं थी, बट थोड़ा थोड़ा वेरी करती थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द साइट्स जो है सिटीज जो थी उसमें वो ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। फोर्टिफिकेशन वॉल एक कॉमन चीज है ज्यादातर शहरों में, सिटाडे और लोअर टाउन भी कॉमन है, और स्ट्रीट्स और लेन्स भी। ठीक है, उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता था। जैसे ढोलावीरा जैसा शहर एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इनका बहुत अच्छा था। पानी रिजर्वायर्स में भी, और पानी जो ड्रेनेज वाला उसकी निकासी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। ज्यादातर हड़प्पन शहर जो थे उनमें सिटाडे वेस्टर्न पार्ट में होता था, मतलब अपर टाउन वेस्टर्न हिस्से में, लोअर टाउन ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो ये होता था हमेशा। लेकिन कुछ शहरों में जो अपर टाउन था, या आप ये कह लो कि जो वो सदर्न हिस्से में भी हुआ करता था। तो मेनली आमतौर पे तो क्या होगा कि वेस्टर्न साइड पे अपर टाउन और ईस्टर्न साइड पे लोअर टाउन। बट इससे ऐसा भी था कि कई जगहों पे साउथ की डायरेक्शन में भी जो है तो सिटाडे बना हुआ है, कुछ रेयर साइट्स ऐसी भी हैं। उसके अलावा रूरल सेटलमेंट जो थी वो ब्लॉक्स और सब ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, और उनके अंदर ना
ग्रिड पैटर्न, जैसे लोअर टाउन में हम बात करते हैं, ये वाला लोअर टाउन है और अपर टाउन, ठीक है। तो लोअर टाउन में जो ग्रिड पैटर्न है, ये भी वैसे तो मोस्ट ऑफ द सिटीज हैड दिस सिस्टम जिसमें ग्रिड पैटर्न में घर बने हुए थे, मतलब ये पूरा ऐसे, लेकिन कुछ रूरल सेटलमेंट्स है उसके अंदर घर जो है वो ऐसे नहीं बने हुए, स्ट्रीट्स जो हैं वो ऐसे भी हैं, ये मतलब जिसमें ग्रिड पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शंस में जाने वाली स्ट्रीट्स और लेन्स भी हैं उसमें, ठीक है। हाउसेस स्ट्रीट्स में ऐसा होता था कि लेन्स के दोनों तरफ जो है वो हाउसेस बने होते थे, ये सिस्टम था। और मेनली हड़प्पन सिटीज वर प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफिकेशन वॉल्स, ये तो हमने देखा ही है। अब कौन कौन से शहर हैं जहां पे फोर्टिफिकेशन वॉल मिली है? कोट दिजी है, रहमान डेरी है, तरकाई किला है, कोतरास है, बुठी है, मेहरगढ़ है, दालेवा है, भिराना है, बालू है, कालीबंगन है, ये सब, इन सब की फोर्टिफिकेशन वॉल थी। गेटवेज, अब गेटवेज बड़े दरवाजे, लोथल जैसा शहर, बालू, कालीबंगन, सुरकोतड़ा, इन सब के एक से ज्यादा गेटवेज थे जो शायद अलग अलग पर्पज से यूज होते थे, ठीक है। जैसे एक सिंपल गेटवे जहां से व्हीकल्स की मूवमेंट हो सके, गाड़ियां, बैलगाड़ियां या फिर जानवर जिसको खींचते हो, और दूसरे कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी हो सकती है जिन जिन गेट से लोग निकल के जाते हो, ठीक है। और भी मल्टीपल उसके यूजेस हो सकते हैं अलग अलग शहरों में जरूरत के हिसाब से। अब बेस्टियंस, मैंने बोला था वॉच टावर्स होते हैं जहां से नजर रखी जाती थी, ठीक है। मटेरियल क्या यूज होता था? अब आर्किटेक्चर की एक बेसिक चीज होती है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल मड ब्रिक्स का यूज होता था, बेग्ड ब्रिक्स का यूज होता था, मड और स्टोन का भी यूज होता था। मतलब हो सकता है वैसे तो बेग्ड ब्रिक्स वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर, बट बहुत सारी जगहों पे हमने मड और स्टोन का यूज भी देखा है, उसके अलावा हमने मड ब्रिक्स का भी यूज देखा है। तो ये भी हम देखेंगे, मटेरियल जो मटेरियल यूज था वो डिफरेंट टाइप का था, लेकिन मोस्ट ऑफ द साइट्स they had used baked bricks. इंटर कम्युनिकेशन पैसेज, रूलर्स अपनी मूवमेंट के लिए यूज करते थे शहर के अंदर, प्रीस्ट अपनी मूवमेंट के लिए, और कॉमन लोग भी मूवमेंट के लिए जो है इन इंटर कम्युनिकेशन पैसेजेस का यूज किया करते थे, ठीक है। आगे सिटाडे एंड लोअर टाउन, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पन सिटीज थी इसमें वॉल्ड सेक्टर्स हुआ करते थे, मतलब अपर टाउन हैड अ डिफरेंट वॉल एंड लोअर टाउन हैड अ डिफरेंट वॉल, और सिटाडे एक ऊंचे प्लेट पर बना होता था, लोअर टाउन उससे थोड़ा नीचे था, बट उसमें भी इतना उठाकर घर बनाए होते थे लोअर टाउन में भी कि अगर बाढ़ का पानी आए तो भी उन घरों को नुकसान ना हो, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग्स में ग्रेट बाथ था, और ये उसके अलावा वॉज बिल्ट इन द सिटाडे, ठीक है। तो इसका मतलब यह था कि ग्रेट बाथ जैसी, कॉमन बाथ जैसी जो बिल्डिंग थी वो हमेशा अपर टाउन के साथ, अपर टाउन में होती थी बड़े फोर्ट्रेस के साथ, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं वो कहां होती थी? लोअर टाउन में। एक बात ध्यान रखो, आम लोगों की रिहाइश में ये ना तो वहां पर जो है कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है आसपास, ना ही वहां पर कोई जो है प्रोडक्शन सेंटर है, तो मतलब आम लोगों की रिहाइश पीसफुल है और बिल्कुल अलग से बनाई गई है, बिल्कुल परफेक्ट टाउन प्लानिंग। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जो है जो उस समय का होगा वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा होगा, तभी ऐसा हुआ। कुछ मेट्रोपॉलिटन शहर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, बनावाली, राखीगढ़ी, लोथल, ढोलावीरा, इन सब में सिटाडे है, यानी एक ऊंचा हिस्सा और जहां पर एक छोटा किला हो, और लोअर टाउन है। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं सेटलमेंट्स इनके अलावा जहां पर ऐसी डिवीजन नहीं है, अपर और लोअर टाउन जैसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी भी काफी सारी सेटलमेंट्स है, ठीक है। तो मेजर टाउन्स हैड दिस सिस्टम, बट नॉट ऑल सिटीज हैड दिस सिस्टम। बहुत सारे हैं जहां पे एक कॉमन सिस्टम है, वहां पर कोई अपर और लोअर टाउन जैसा सिस्टम नहीं है। ग्रिड पैटर्न तो जैसा मैंने आपको बताया स्ट्रेट स्ट्रीट्स होती थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और अलग अलग ब्लॉक्स बटे होते थे, माइट बी सम क्लास डिवीजन वाज देयर, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो ग्रिड पैटर्न जो है, ये खुदाई का जो एक साइट है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो स्ट्रीट्स रनिंग स्ट्रेट, मतलब ये देख रहे हो आप यहां पर, एक मिनट ऊपर आए,
स्ट्रीट्स बिल्कुल सीधी हैं, घर दोनों तरफ बने हुए लेन के, ठीक है ना, ऐसा है। आगे ग्रिड पैटर्न की खास चीजें, डिजास्टर प्रूफ। ग्रिड पैटर्न में खास चीजें, जो ग्रिड पैटर्न में बने हुए घर थे डिजास्टर प्रूफ थे, थोड़ा रेज प्लेटफॉर्म पे बने होते थे ताकि फ्लडिंग ना हो, मैंने बताया था आपको। ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में मास्टर्स थे हड़प्पन लोग, ठीक है। और उन्होंने ड्रेन्स ऐसी बनाई थी सेल्फ क्लीनिंग की, मतलब पानी आ रहा है, एक पिट है, उस पिट में मान लो जो स्लरी आ रही है उसमें सॉलिड मटेरियल उसमें नीचे गिर जाएगा, वाटर विल फ्लो डाउन। आगे ऐसे कई सारे पॉइंट्स बने हुए हैं जो सॉलिड मटेरियल है और उनको क्लीन किया जा सकता है बाद में। आप ये समझो बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम था। इससे क्या था कि ये बीच बीच में बनाते थे जिससे कि वो सेल्फ क्लीन कर लेता था वाटर अपने आप को और फिर निकल के जाता था। एंटायर वेस्ट वाटर जो है ना वो शहर का, वो शहर के बाहर बने हुए पॉन्ड्स में या फिर वाटर पूल्स में जाके गिरता था। अब उसके अलावा ड्रेन्स मेनली जितने भी आप ये कह लो नालियां थी वो या तो ब्रिक्स से कवर थी पूरे तरीके से या फिर स्टोन कवर्ड थी, ये खास चीजें थी वहां पर। तो देख लो आर्किटेक्चर में ये खास चीजें उन्होंने ध्यान में दी थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, सोकेज जार्स और मैन होल सेसपूल्स। सोकेज जार्स वही, वो बीच में जार बने हुए हैं, इसमें क्या होगा कि ये बेसिकली बनाए जाते थे जिससे वाटर ड्रेनेज आसानी से हो जाए। मैन होल सेसपूल्स मतलब जो स्लरी है, वेस्ट है, उसको स्टोर करने के लिए जमीन के नीचे ये मैन होल्स बनाए जाते थे और ये फिर आगे कनेक्ट होते थे बड़े ड्रेन्स में, तो ये सिस्टम बनाया जाता था। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वॉयर्स। रिजर्वॉयर पानी स्टोर करने के लिए, स्वच्छ पानी स्टोर करने के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, खासतौर पे ढोलवीरा जैसे शहरों में हमें मिला है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता था वो शहर, ठीक है। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो का और कुछ वेल्स जो मोहनजोदारो से मिले हैं वो भी, और उसके अलावा ड्रेन्स एट कालीबंगन, रॉक कट टैंक्स एंड डैम्स इन मनहार एंड मनसर नाला ढोलवीरा, ये सब जो है वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर को दिखाते हैं। और कई जगहों पे तो पानी को डिफेंस के लिए भी, जैसे आपने कई किलों के बाहर देखा होगा, मतलब या सुना होगा कि जो फोर्ट्स बनाए जाते थे उनके बाहर पानी जो है वो एक छोटा सा पिट बना के उसमें भर दिया जाता है, जिससे वो डिफेंस का भी काम करता है, जिससे इन्वेडर या बाहर से आने वाले लोग उसको पार नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ जो है बनावाली शहर में भी यूज किया गया था, यानी कि बड़ा इंटेलिजेंटली जो है वो उन्होंने यूज किया अपने डिजाइन का, आर्किटेक्चरल डिजाइन का, जिससे उन्होंने काफी सारी चीजें हासिल की, वाटर स्टोरेज और दूसरा डिफेंस ऑल्सो, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, तो हड़प्पन पीपल वर स्किल्ड इन वाटर मैनेजमेंट, बहुत अच्छे से पानी, क्योंकि उनको पता था कि मॉनसून बेस्ड है उनका रीजन, मॉनसून पर जो है निर्भर करता है, और इसीलिए वो करते क्या थे, उन्होंने मेन रिवर से कैनाल्स बना ली थी, मतलब उन्होंने नहरें कंस्ट्रक्ट कर ली थी जिनसे मेन रिवर के पानी को डाइवर्ट करके अपने यूज के रीजन्स में ले जाया जा सकता, ताकि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा जा सके, जो एडवर्स खराब क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उनसे बचने का तरीका। उसके अलावा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए, और उसी पानी को फिर बाद में यूज कर लेते थे इरिगेशन के लिए, जहां पर भी उन्हें जरूरत पड़ती थी खेती बाड़ी में मदद उसकी, तो वो करते थे। यानी कि नदियों का पानी भी वो डाइवर्ट करते थे, रेन वाटर को स्टोर करके उसको भी डाइवर्ट करते थे अपनी खेती को अच्छा बनाने के लिए। कई जगहों पे डैम्स हमने देखे हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए, कई जगहों पे नहरें देखिए, कैनल्स, और कई जगह पे रिजर्वायर। कैनल्स नदी के पानी में से डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए, रिजर्वायर्स जो पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और लोथल के इंजीनियर्स ने तो एक आर्टिफिशियल डॉक भी बना डाला शिप्स को खड़ा करने के लिए, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि दे वर ब्रिलियंट इन देयर आर्किटेक्चरल कैपेसिटीज, ठीक है। तो वो यहां पर हमें देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो डाइवर्स है उनका आर्किटेक्चरल सिस्टम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार की बिल्डिंग्स बनाते हैं या कुछ ही चीजों में प्रोफिशिएंट है, वो ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट कवर किए। ये देखो नेचुरल डॉक बना दिया उन्होंने शिप्स को खड़ा करने के लिए, ठीक है, नेचुरली सॉरी आर्टिफिशियल डॉक बना दिया, तो ये हमें देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ
अब ये कहते हैं कि एक अनाज स्टोर करने वाली ग्रैनरी है मोहनजोदारो में, ग्रेट ग्रैनरी, उसके बिल्कुल ईस्ट में पड़ती है ग्रेट बाथ। यहां पर इसको कहते हैं कि इसके अंदर 5 लेयर्स थी जहां से आप जो है वो पानी को एक्सेस कर सकते हैं, और वाटर स्टोरेज या रिजर्वायर का भी वो काम करता था। इसके आसपास चेंजिंग रूम्स बने हैं, प्रोबेबली शायद जैसे होता है ना कि हिंदू कुंड जो होते हैं या सरोवर हैं उसके आसपास जो है सामूहिक स्नान के लिए लोग जाते हैं, तो वहां पर बनाए होते हैं। जैसे आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां चेंजिंग रूम्स बने, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ वहां पर भी देखने को मिलता है। शायद उनकी कुछ धार्मिक या फिर सेरेमोनियल इंपॉर्टेंस जरूर होगी, इसीलिए लोग जो है इस ग्रेट बाथ में सामूहिक स्नान के लिए जाते होंगे, कॉमन बाथ के लिए। उसके अलावा ग्रैनरीज मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में बहुत बड़ी बड़ी ग्रैनरीज बनी हुई है। जहां हड़प्पा में 6 ग्रैनरीज बनी है, मोहनजोदारो में एक बड़े साइज की ग्रैनरी बनी हुई है टू स्टोर ग्रेन्स, अनाज स्टोर करने का काम करती हैं ये ग्रैनरीज। ठीक है, उसके अलावा हाउसेस अलग अलग साइज के थे, कहीं हमें सिंगल स्टोरी और कई जगह पे डबल स्टोरी हाउसेस मिले हैं। जो मटेरियल यूज किया जाता था बर्न्ड ब्रिक्स, मोस्ट ऑफ द हाउसेस यूजेस बर्न्ड ब्रिक्स, मेक यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। और सेंट्रल कोर्टयार्ड, घर के बीच में एक कॉमन सेंट्रल कोर्टयार्ड आंगन हुआ करता था जो सभी कमरों से जुड़ा होता था। तो उसके अलावा एक वेल, अब कालीबंगन जैसी साइट्स पर जो एरिड रीजन में है, सूखे इलाके में, वहां पर उन्होंने कुएं बनाए थे। एवरी हाउस हैड अ वेल। कमाल की प्लानिंग है, क्या कमाल के जो है आर्किटेक्चरल प्लानिंग आप इसको कह सकते हो। बाथिंग एरिया और किचन भी उनमें प्रोमिनेंट चीज थी, ज्यादातर साइट्स में, ज्यादातर घरों में ये चीजें मिलती थी। अब अगर हम देखें आगे डिजाइन की बात करें आईवीसी अर्बन सिटीज का, ठीक है, तो ये हमें इनपुट्स देता है आज के इंडियन सिटीज जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको कैसे उनके टाउन प्लानिंग को, आर्किटेक्चरल डिजाइन को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो इंडिया में तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के समय में। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग्स इंडिया में हैपहैजर्ड हो चुकी हैं, और खास तौर पे आईवीसी ने जो ग्रिड पैटर्न यूज किया था इट वाज ब्रिलियंट, और ये मेथोडोलॉजिकल प्लान्ड ग्रोथ को दिखाता है। आप ये समझें कि मॉडर्न टाइम्स में ना ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ सिटी को जब डिजाइन किया तो बिल्कुल इसी तरीके से किया, ग्रिड पैटर्न में किया, यानी कि जो सेक्टर्स थे उन्होंने वो ऐसे बनाए बिल्कुल सीधे, और इसके बीच में जो आप ये कह लीजिए कि रोड जो डिजाइन की गई वो बीच में इस तरीके से की गई ताकि जो है फास्ट मूवमेंट ऑफ जो है वो ट्रैफिक हो सके वहां से, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इसी तरीके से डिजाइन किया गया। एक इसने स्पेस कंस्ट्रेंट को भी सॉल्व कर दिया, जो स्पेस ज्यादा यूज होना था उसे कम स्पेस में यूज करके फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक भी उन्होंने हासिल कर लिया और स्पेस को भी बेटर यूटिलाइज किया। ठीक है, तो ये जो ली कार्बूजियर ने ये क्यों शायद लिया जो हड़प्पा की टाउन प्लानिंग से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है आईवीसी की मॉडर्न टाइम्स में, आईवीसी के टाउन प्लानिंग की, तो देखो जो आज के शहर हैं उनमें पुअर सैनिटेशन नेटवर्क है और ओपन ड्रेनेज सिस्टम्स हैं जिससे इंफेक्शियस डिजीजेस फैलने का खतरा मौजूद है आज के समय में। आईवीसी के जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट था, जो उसको लेकर जो प्लानिंग थी, इट वाज वेरी गुड, और जो क्लोज ड्रेनेज सिस्टम था इससे आज की प्रेजेंट प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती हैं बहुत हद तक। ठीक है, और टाउन प्लानिंग में रेजिडेंशियल एरियाज एंड कॉमन और पब्लिक एरियाज वर डिफरेंट, जो दिखाता है कि दे न्यू दैट रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी लोकेटेड इन पीसफुल रीजन्स आउटसाइड द पब्लिक मार्केट्स एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस, तो इसलिए उन्होंने दूर उसको बनाते थे। और प्रेजेंट सिटी प्लानिंग जो थी वो ट्रैफिक कंजेशन को भी रोक सकती है। मतलब आप जो उनकी देखें कि जो सिटी प्लानिंग थी जिसमें स्ट्रीट्स वर स्ट्रेट कटिंग एट 90 डिग्री, तो वो ट्रैफिक कंजेशन को भी सॉल्व कर सकता है। एंड आईवीसी हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड इन एफिशिएंट एंड such a manner that use of light and wind was very effective। तो आप ये समझे कि इस तरीके से बनाया था, स्ट्रीट्स इस तरीके से डिजाइन थी कि जिसकी वजह से हवा और लाइट जो है वो सही तरीके से जो है वो पास करे। ठीक है, उसके अलावा तो ये भी हम अपनी कंस्ट्रक्शन में, अपने जो है टाउन प्लानिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं।
और these features can help या could help to reduce the carbon footprint in the present society. तो कार्बन फुटप्रिंट कम करने में भी मदद कर सकता है। और एक और बड़ी खास चीज थी, जो मेन रोड्स थे वहां पर कोई भी घर जो है उस तरफ नहीं खुलता था, जो साइड लेन्स थी या साइड लेन्स थी वहां पर जाके खुलता था। तो मेन स्ट्रीट में कुछ नहीं खुलता था, तो मेन रोड पे ना खुल के लेन्स में खुलता था साइड में, जिससे कि आगे ट्रैफिक कंजेशन ना हो या प्रॉब्लम्स ना हो। मेन जो डोर्स थे वो सामने नहीं खुलते थे। यूज ऑफ टैंक्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, ये भी देखा गया है। और आईबीसी में ढोलावीरा जैसी साइट पे, तो ये कहते हैं कि शायद ना चेन्नई जैसे शहरों में अगर इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देखे। चंडीगढ़ जो टाउन प्लानिंग बिल्कुल उसी तरीके से की गई है, जिसकी वजह से वो एक सस्टेनेबल सिटी है। और दूसरा, अगर हम चेन्नई जैसे शहरों में जो अपने क्राइसिस को रोकना चाहते हैं तो हम वाटर जो स्टोरेज वाला जो सिस्टम है वो अपना सकते हैं आईवीसी से। ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि कैसा था आर्किटेक्चरल डिजाइन और पूरा आर्किटेक्चर कैसा था आईवीसी का, और क्या हम उससे क्यूज ले सकते हैं और क्या उससे जो है वो हम फीचर्स अडॉप्ट कर सकते हैं मॉडर्न डे टाउन प्लानिंग में। तो ये अब तक हमने देखा। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, टेम्पल आर्किटेक्चर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्पल आर्किटेक्चर। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो अर्ली टेम्पल्स इन इंडिया, शुरुआती टेम्पल्स कौन से थे भारत में, उसके अलावा बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल्स, ठीक है, और तीन मेजर स्टाइल्स, नॉर्थ इंडियन स्टाइल नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, साउथ इंडियन स्टाइल द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, एंड सेंट्रल इंडियन या आप ये कह लीजिए डेक्कन रीजन में फ्लोरिश किया विसार स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों के फीचर्स जिसमें कल्मिनेट करते हैं वो। ठीक है, चलो जी, अब एक बार देख लेते हैं अर्ली टेम्पल्स। अब शुरुआती मंदिर जो भारत में थे वो कैसे हुए। कहते हैं देखो, वैदिक एज में कहीं पर भी, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस केम इनटू इंडिया और उस पीरियड को वैदिक पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में हमें मंदिरों के सबूत कहीं नहीं मिले, या मंदिर उस समय थे भी ऐसा हमें ज्यादा कोई रिटन सोर्सेज में या वेदास में या वैदिक लिटरेचर में हमें कहीं नहीं पता चलता, कहीं क्लियर मेंशन तो नहीं है। लेकिन जितनी भी पूजा और रिचुअल्स होती थी वो या तो होली फायर उससे एसोसिएटेड थी, मतलब यज्ञ किए जाते थे, अग्नि को समर्पित किया जाता था सब कुछ, और यही था पूजा अर्चना का तरीका। सेरेमोनियल फायर लगाई जाती थी। आइडल वर्शिप ऑल्सो बिगैन टू बी प्रैक्टिस्ड इन लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक में मूर्ति पूजा जरूर शुरू हुई, ठीक है, और कहते हैं कि कुछ घरों में बहुत बेसिक एलिमेंट्री ड्वेलिंग्स में हमें मूर्तियां मिली हैं कुछ, ठीक है, लेकिन शायद जो मंदिर थे वो सिर्फ ऐसा था कि मूर्ति के आसपास एक मिट्टी से अर्दन माउंट्स बना दिए जाते थे, जो शायद फिर बाद में धीरे धीरे ब्रिक वर्क और ग्रास रूफ ने जिसकी शक्ल ले ली। मतलब पहले तो मिट्टी के से करते थे, फिर ब्रिक्स से उसकी आउटर वॉल्स बनाई जाने लगी, और फिर जो है वो शायद ग्रास रूफ बनाए जाने लगे। तो ये बहुत बेसिक तरीका था मंदिर बनाने का। तो आप इन्हें अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टेम्पल कह सकते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले टेम्पल ऐसे थे, ये नहीं कि गुप्ता पीरियड में मिले हुए जो मंदिर हैं वो सबसे पुराने थे। ऑल्दो ग्रैंड स्ट्रक्चर्स गुप्ता पीरियड से ही मिलने शुरू हुए, लेकिन उससे पहले के जो मंदिर दे वर वेरी बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो अर्दन माउंट्स थे, ब्रिक्स का यूज था, और जो है कई जगहों पे ग्रास रूफ्स बना करके छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते होंगे छोटी छोटी मूर्तियों के आसपास, ठीक है। अब लेकिन भारत में जो शुरुआती मंदिर इसके बाद प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट होने शुरू हुए तो वो तीन प्रकार के हुए। पहला संधारा टाइप, फिर निरंधारा टाइप और सर्वतोभद्र टाइप, ठीक है। संधारा टाइप, निरंधारा टाइप और सर्वतोभद्र टाइप, ये तीन हुए, ठीक है। अब ये देखो संधारा टाइप क्या है। संधारा टाइप वो मंदिर जिसके आसपास एक परिदक्षिणा पथ ना हो, मतलब उसके आसपास आप परिक्रमा नहीं कर सकते, ऐसा कोई पथ नहीं बना हुआ है। निरंधारा जिसमें एक परिक्रमा पथ बना हुआ है, परिदक्षिणा पथ बना हुआ है, जिसके आसपास आप परिक्रमा करते हैं हिंदू परंपराओं के अनुसार। सर्वतोभद्र ऐसा मंदिर जिसे हर तरफ से एक्सेस किया जा सके, वो सर्वतोभद्र है, ठीक है। और
अब कौन कौन से अब इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स थे, शुरुआती टेम्पल्स भारत के, जो वो उत्तर प्रदेश में देवगढ़, ईरान नाचना कठूरा और उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश से। तो ये बिल्कुल शुरुआती टेम्पल्स जो आज भी मौजूद हैं भारत में वो, ठीक है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में एक वरांडा हुआ करता था, बाहर मंदिर के बाहर एक ओपन स्पेस, एक हॉल हुआ करता था, और हॉल के अंदर श्राइन या बिल्कुल पीछे की तरफ होती थी। अभी मैं आपको एक मंदिर दिखाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये एक मंदिर है, ये अर्लीस्ट टेम्पल है जो भारत से, इसमें एक तो देखिए कि ऐसे ना थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में एक खास चीज के रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनते थे, यहां सीढ़ियां देख रहे हो आप, ठीक है। फिर एक ओपन वेरांडा, इसके ऊपर थोड़ा सा ओपन एरिया है, फिर ये हॉल है, इसके अंदर आप एंटर करेंगे तो थोड़ा सा ओपन स्पेस, और बिल्कुल पीछे की तरफ रियर बैक साइड पे आप अंदर पहुंचेंगे जब इस हॉल में, तो वहां पर आपको मुख्य मूर्ति मिलेगी। तो इस तरीके के मंदिर थे शुरुआती मंदिर, ठीक है। अब हिंदू मंदिरों में बेसिक आर्किटेक्चरल फॉर्म क्या थी, आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या था, एक बार देख लें। पहला सैंक्टम, गर्भगृह, जो एक स्मॉल क्यूबिकल प्लेस हुआ करती थी, जैसा अभी आपने देखा एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक सिंगल एंट्रेंस के साथ, ठीक है। और जो आप सिंगल एंट्रेंस के अंदर एक पूरा चेंबर हुआ करता था, आगे उसके आखिर में पहुंचेंगे तो मिलेगा गर्भगृह। तो ये मतलब बेसिकली गर्भगृह पूरा वो स्ट्रक्चर है जहां पर मुख्य मूर्ति मौजूद है, वो पूरा स्ट्रक्चर गर्भगृह कहलाता है। और मुख्य रिचुअल अटेंशन उसी मूर्ति की तरफ है, या उस मुख्य जो है वो डायटी की तरफ है, तो वो गर्भगृह कहलाता है जहां पे वो प्लेस्ड है। एंट्रेंस जो होती थी ये बेसिकली ऐसा था कि कहते हैं कि एंट्रेंस में आगे चल के मंदिरों में एक ओपन हॉल बनाया जाने लगा। ओपन हॉल है जिसमें जो पिलर्स पे खड़ा है, तो ये तो एक बेसिक सा मंदिर था जिसमें सीधा एक गर्भगृह ही था, एक ही हॉल था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन पहले क्या, आगे चल के क्या होने लगा, एक मुख्य मूर्ति, उसके ऊपर, जैसे मैं आपको यहां पे दिखा दूं, एक मुख्य मूर्ति के लिए एक कक्ष बनाया जाएगा जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर इन शेप हो सकता है। उसके ऊपर एक ऊंचा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो कर्वीलिनियर शेप का होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो सेक्शन है ये गर्भगृह है, और ये है मंदिर का मुख्य शिखर। और शिखर से आगे फिर एक जो है पिलर्ड हॉल। पिलर्ड हॉल मतलब पिलर्स पे खड़ा हुआ एक हॉल है जो ओपन है, मतलब 3 साइड से ओपन है, और जो सीधा खुलता है इस मंदिर के यहां एक दरवाजे पर, ठीक है। तो आप यहां से जो है, मान लीजिए यहां से सीढ़ियां चढ़ के आप यहां से गए, उसके बाद आप यहां पहुंचे, तो ये एक ऐसा है कि डोमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है या स्क्वायर स्ट्रक्चर हो सकता है जो पिलर्स पे खड़ा है। इसके अंदर आप एंटर करते हैं और फिर इस दरवाजे के थ्रू अंदर जो है इस मुख्य श्राइन तक पहुंचते हैं, और यहां पे आपको गर्भगृह मिलता है, यहां पर पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सिस्टम था। तो ये एंट्रेंस होगी, जो एंट्रेंस यहां पर होगी और एक यहां पर होगी। तो आप पहुंचे, इसको कहते हैं मंडप, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मंडप या मंटप। मंटप और मंडप एक ही बात है, तो ये यहां पे दिखता है। और उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है, फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, जो ऊंचा स्ट्रक्चर, बेसिकली ऊंचा इसलिए बनाया जाता था ताकि दूर से आने वाले श्रद्धालु उसे दूर से देख ले। माउंटेन लाइक स्पायर उसका होगा, ऊंचा होगा, जिसे आप दूर से देख के पहचान सके, ठीक है। तो ये जो हॉल जहां पे श्रद्धालु खड़े होंगे, यहां पर ये मंडप कहलाएगा या मंटप कहलाएगा, और ये जो ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है ये शिखर कहलाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसे शिखर कहेंगे। साउथ इंडिया में जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो शिखर जिसके इसकी जगह पर होगा, ऐसा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जो विमान कहलाएगा। इसमें भी गर्भगृह होगा मेन मुख्य बिल्डिंग में, ठीक है, इसमें भी गर्भगृह होगा। तो यहां पर नॉर्थ इंडिया में कहलाएगा शिखर और साउथ इंडिया में कहलाएगा विमान, ठीक है। तो ये नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन स्टाइल में फर्क। वाहन ज्यादातर
जो डाइटी है, मुख्य डाइटी, वो किसी एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी वाहन पर, किसी ज्यादातर एनिमल कोई ना कोई दिखा के या बर्ड उसके ऊपर बैठे हुए जो मुख्य डाइटी को दिखाया जाता है। तो थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर तो इस तरीके से मुख्य गर्भगृह में एक वाहन ज्यादातर डाइटीज का दिखाया जाता था। तो ये कॉमन चीजें हैं, ठीक है। अब उसके अलावा हम देखें नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, विसार और द्रविडियन, इन तीनों को एक एक करके थोड़ा सा इनकी बारीकियों को समझ लेते हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको समझ लेते हैं। नगर नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, द्रविडियन साउथ इंडियन स्टाइल है, और विसार मैंने बोला नगर और द्रविडियन स्टाइल का एक ब्लेंड है, और ऑल्दो सम एक्सपर्ट से इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है। अब पहले नॉर्थ इंडियन नगर स्टाइल को देख लें। तो मेनली एक स्टोन प्लेटफॉर्म होता है मंदिर का, बाउंड्री वॉल्स मिसिंग होती हैं ज्यादातर नॉर्थ इंडियन नगर स्टाइल मंदिरों में, बाउंड्री वॉल नहीं होता है। गर्भगृह की प्लेसमेंट शिखर के बिल्कुल नीचे होती है, जो सबसे ऊंचा जो स्पायर है उसके नीचे गर्भगृह होगा। शिखर रीजन के हिसाब से, जैसे उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, सब जगह थोड़ा थोड़ा जो सबसे ऊंचा जो टावर है उसकी शेप थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो शिखर्स आर वेरिएंट। और एक और चीज, अम्लक या कलश, देखिए ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम शिखर कह रहे हैं, इसके नीचे यहां पर है आपका गर्भगृह, ठीक है, लेकिन यहां पर मौजूद होगा फिर एक कलश, ठीक है। ये अम्लक या कलश ये मंदिर के ऊपरी हिस्से पर होता है, ये भी एक अलग इसकी जो है वो आर्किटेक्चरल डिजाइन में एक खास चीज होती है नॉर्थ इंडियन स्टाइल के मंदिरों में। अब और देखें तो देखें स्टोन प्लेटफॉर्म पे बना होगा, मैंने बताया बाउंड्री वॉल नहीं होती नॉर्थ इंडियन टेंपल्स में, रेयर कोई मंदिर होगा अगर बाउंड्री वॉल होगी तो। साउथ इंडियन टेंपल, द्रविडियन टेंपल्स में सब में बाउंड्री वॉल होती है। देखो साउथ इंडियन टेंपल्स का फीचर क्या है, बाउंड्री वॉल इज प्रेजेंट, रेयर कोई होगा जिसकी बाउंड्री वॉल नहीं है। नॉर्थ इंडिया में उल्टा है, बाउंड्री वॉल नहीं है, रेयर कोई होगा जिसमें बाउंड्री वॉल है, ठीक है। और गर्भगृह प्लेसमेंट वही जो मेन शिखर है उसके नीचे ही गर्भगृह होगा, जहां मेन डाइटी होगी मंदिर की, ठीक है। मुख्य जो अट्रैक्शन है वो वहां पर रखा जाएगा, ठीक है। मतलब रिलीजियस अट्रैक्शन उसी मूर्ति के प्रति होगा। और शिखर अलग अलग तरीके के हैं, अम्लक या कलश क्राउन टाइप है, या फिर एक कलश टाइप है जो शिखर के बिल्कुल ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फेमस एग्जाम्पल्स आप देख ले, वो है कंडरिया महादेव है मध्य प्रदेश में, ये एक बहुत अच्छा मंदिर है नगर शैली का। सूर्य मंदिर है कोणार्क का, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात का, ठीक है। ये सब फेमस टेंपल्स हैं नॉर्थ इंडियन नगर स्टाइल के। उसके अलावा ओसिया टेंपल है गुजरात का, ठीक है। तो ये सब हैं। अब आगे और दिखा देते हैं आपको। नगर शैली में भी कुछ क्लासिफिकेशन है, कुछ डिविजन है। अब नगर शैली यानी जो किसके हिसाब से डिफरेंस होता है, शिखर बनाने के तरीके से। तो देखो रेखा प्रसाद या लटीना स्टाइल क्या है, सिंपल शिखर। जो अभी हमने नॉर्मल मैंने आपको डिजाइन बना के दिखाया था, ये वाला जो कर्वी लीनियर शेप का जो शिखर है, ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो और जिसमें स्क्वायर बेस है, बेस यहां पर जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो वो ये क्या है, ये रेखा प्रसाद या लटीना स्टाइल है, ठीक है। और ये इनवर्ड कर्विंग वॉल्स हैं इसमें, जो पॉइंटिंग टुवर्ड्स जो कर्विंग टुवर्ड्स द पॉइंटेड टॉप ऐसा हो रहा है इसमें, ठीक है। एग्जांपल है सन टेंपल मारखेड़ा मध्य प्रदेश का, इसका एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है जगन्नाथ टेंपल उड़ीसा का, वो भी इसी स्टाइल से बना हुआ है। तो इसे लटीना या रेखा प्रसाद स्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये आप जो देख पा रहे हो फोटोग्राफ्स, ये उसी के हैं, ठीक है। तो रेखा प्रसाद स्टाइल के या लटीना स्टाइल के। दूसरा आ जाता है शिखारी या शिकारी। शिकारा, इसके अंदर रेखा प्रसाद शिखारा है, और उसके अलावा और वन मोर रोज ऑफ स्मॉलर स्टीपल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ सर्टेन स्पायर। तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक तो ऐसा होगा, देखो
उसके अलावा भी आसपास एडिशनल श्राइन्स जो हैं वो दिखेंगे। ठीक है, मतलब आप ये कह लो कि एक के अलावा जो है वो मिनी शिखर जो है वो आपको इसके साथ साथ दिखेंगे। मतलब एक तो शिखर ये है, ठीक है, उसके अलावा भी 2-3 जो है मिनी शिखर इसके आसपास होते हैं। तो ये शिकारी स्टाइल है। ये इसका एग्जाम्पल है खजुराहो का कंडरिया महादेव मंदिर, वो इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो जिसमें एक की बजाय मल्टीपल जो है वो शिखर होंगे, तो वो शिकारी स्टाइल है। उसके अलावा भूमिजा है। नगर शैली में कहते हैं कि मालवा के परमार वंश ने ये एक और थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। उन्होंने जो मंदिर बनवाया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। इसमें क्या था कि फ्लैट अपवर्ड टेपरिंग प्रोजेक्शन इसमें दिखता है। ठीक है, मतलब फ्लैट अपवर्ड टेपरिंग। आप जहां पे हमने ये देखा था कि ये वाला स्टाइल कॉमन है ना, ये वाला कॉमन है, जिसके अंदर जो है लाइन जो है वो इनवर्ड कर्व हो रही है, लेकिन इधर जो है थोड़ा सा ऐसा मंदिर होता है। इसके अंदर फ्लैट है और अपवर्ड टेपरिंग है, मतलब ऊपर की तरफ टेपर हो रहे हैं ये मंदिर। ठीक है, तो ऊपर इसमें भी ऐसे ही होगा, कलश रखा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लैट होगा इसके मुकाबले। ठीक है, तो ये शायद आप ये कह सकते हो कि इसके मुकाबले थोड़ा फ्लैट प्रोजेक्शन जिसमें दिखेगा वो भूमिजा स्टाइल है। ठीक है, तो इसके साथ मिनी शिखर भी होंगे और बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो जो इसके साथ जो है वो ऐसे मिनी शिखर इसके साथ भी होंगे। तो ये भूमिजा स्टाइल है, थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्थ इंडियन शिखर स्टाइल से। इसके एग्जाम्पल हैं उदेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश का, इसका खास एग्जाम्पल है परमार वंश के द्वारा बनवाया गया, मालवा के परमार वंश का। ठीक है, ये देख लो, ये है ना थोड़ा फ्लैट है, उतना ज्यादा जो है वो सीधा स्टीप स्लोप नहीं है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं वल्लभी स्टाइल। वल्लभी स्टाइल में क्या है, वल्लभी स्टाइल इसके अंदर बैरल वोल्टेड रूफ होता है। अब मैं इसको ये बताऊं आपको, इस स्ट्रक्चर में ऐसे होगा, एक फ्लोर ऐसे बना होगा, फिर उसके ऊपर दूसरा फ्लोर बना होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा। है तो इसमें भी कर्वीलिनियर, लेकिन एक स्ट्रक्चर ना बनाओ कि अलग अलग स्टेप्स में बनाए, एक वोल्टेड बैरल रूफ की तरह बना हुआ, अलग अलग जैसे इसमें जोड़े गए हैं अलग अलग इससे। ठीक है, और ये वाला इसका स्ट्रक्चर होता है। और ग्वालियर में बना हुआ तेली का मंदिर इसका एग्जाम्पल है वल्लभी स्टाइल का। ठीक है, तो वल्लभी स्टाइल में क्या होता है कि वोल्टेड चैम्बर होता है, बैरल वोल्टेड रूफ्स होते हैं उसमें। और आगे आ जाते हैं फिर हम फमसाना स्टाइल पे। तो आप ये देख लो, अभी तक हमने क्या जाना, सबसे पहले रेखा प्रसाद स्टाइल था जो नॉर्मल रूफ है जिसमें, ठीक है, शिकारी मल्टीपल शिखर है जिसमें शिकारी स्टाइल हो गया। भूमिजा क्या हो गया, जिसमें थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा कर्विलीनियर नहीं होगा, ये थोड़ा सा फ्लैट इसका प्रोजेक्शन होगा, और तो इस तरीके का भूमिजा होता है। और फिर भूमिजा के बाद वल्लभी वोल्टेड चैम्बर होता है, जिसमें एक के ऊपर एक फ्लोर जो है वो साइज में छोटे होते जाते हैं, ऑल्दो एक ही स्ट्रक्चर जो है वो कर्विलीनियर नहीं हो रहा, आगे ऊपर ऊपर छोटे छोटे होते जा रहे हैं स्ट्रक्चर, तो वोल्टेड चेम्बर होता है एक पूरा का पूरा। और उसके बाद आते हैं फमसाना पे, तो ये शॉर्टर है हाइट में। फमसाना स्टाइल शॉर्टर और ब्रॉडर होता है, मतलब जहां आप नॉर्मल वाला मंदिर जो ऊंचा होगा और इस तरीके का होगा, ये शॉर्टर और ब्रॉडर होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है शॉर्टर एंड ब्रॉडर, ये फमसाना स्टाइल है। ठीक है, तो फमसाना स्टाइल शॉर्टर एंड ब्रॉडर है, लेकिन है कर्विलीनियर। जहां हमने अगर ऊपर की बात करें जो फ्लैट वाला था, अगर आप ये बात करें, इससे ये डिफरेंट है। देखो, हमने अभी देखा था, जो आपको मैंने बताया था, भूमिजा जो है, देखो भूमिजा ऐसा है, दिस इज भूमिजा। ठीक है, और ये रेखा प्रसाद या लटीना है। ठीक है, ये रेखा प्रसाद या लटीना स्टाइल है। ठीक है, अगर हम ये कहें, ये फमसाना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं,
रेखा प्रसाद या लैटिना स्टाइल, भूमिजा स्टाइल, ये फमसाना, और वल्लभी मैंने आपको बताया था ऐसे होगा, ऊपर लगातार चेंबर्स ऊपर अरेंज होंगे और साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये वल्लभी है, वोल्टेड चेंबर। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको अलग अलग दिखेंगे। फिर जो है एक मल्टीपल शिखर वाला शिकारी है, जिसमें इसके साथ मल्टीपल शिखर आ जाएंगे यहां पर। ठीक है, वो शिकारी हो जाएगा। ठीक है, तो पमसाना स्टाइल, जिसमें हमने बोला कि ये वाला स्टाइल है जो कर्वी लीनियर तो है लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो ये थोड़ा सा ऐसा देखो, इसमें ऐसे भी स्टेप्स बने होंगे, थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में स्टेप्स बने होते हैं ऐसे, तो ये दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो थोड़े स्टेप्स इस तरीके से बने होंगे, लेकिन जा रही होगी थोड़ी ऑलमोस्ट कर्विलीनियर शेप, तो इस तरीके से बना होगा। ये प्रॉपर पिरामिडिकल स्टाइल भी नहीं है साउथ का, और कर्विलीनियर भी नहीं है, उनका थोड़ा सा मिक्सचर जैसा आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो सम फीचर्स विल रिजेंबल लाइक पिरामिड एंड सम विल लाइक कर्विलीनियर टावर, तो थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। एग्जाम्पल है कोणार्क मंदिर है जो उड़ीसा का, उसका जो जगमोहन है, जगमोहन बेसिकली एक बात बता दूं आपको, उड़ीसा में जब हम जाते हैं ना, उड़ीसा में शिखर के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो क्या करते हैं, जगमोहन यूज करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे अब आप देख लें यहां पर क्या है कि सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया और हिल स्टेट्स, आप इन सब में देखें, अगर आप इसमें देखेंगे तो सेंट्रल इंडिया में देवगढ़ का एक मंदिर है। देवगढ़ का मंदिर कहां पर है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। कंडरिया महादेव खजुराहो में, ये प्रमुख ऐसे मंदिर है जो नगर शैली में बने हुए। वेस्ट इंडिया में सन टेम्पल है मुधेरा गुजरात का, वो भी नगर शैली में बना है। ईस्ट इंडिया में कामाख्या देवी मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव, लिंगराज टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, ये सब बने हैं नगर शैली में। और हिल स्टेट्स में जागेश्वर और चंपावतार टेम्पल है जो हिल स्टेट्स में। हिल स्टेट्स कौन से, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल, ये हिली स्टेट्स माने जाते हैं, और इनके अंदर जो मंदिर हैं वो भी उत्तर भारतीय नगर शैली में बने, थोड़े से डिफरेंट है, अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। अब देखो सेंट्रल इंडिया के मंदिरों पे आ जाते हैं हम। ठीक है, सेंट्रल इंडिया के जो मंदिर है ना, आप इनकी बात करें तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्ट्रक्चर्स हैं जो नगर शैली के मौजूद हैं भारत में, और गुप्ता पीरियड के बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। तो सेंट्रल इंडिया के मंदिर एग्जाम्पल है देवगढ़ मंदिर, ललितपुर उत्तर प्रदेश का, अर्ली 6th सेंचुरी में बन गया था ये जो, और क्लासिकल एग्जाम्पल है लेट गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स का। उसके अलावा पंचायतन स्टाइल बड़ा कॉमन है सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको क्या दिखेगा, पंचायतन स्टाइल, मतलब एक मेन डाइटी, उसके आसपास 4 या 5 और डाइटीज है, जो ऐसे लग रहा है जैसे एक पंचायत की बैठक में वो सब जो है वो मौजूद है, तो पंचायतन स्टाइल मौजूद है। सब्सिडरी श्राइन्स मिलेंगे 4 और कॉर्नर्स पे, तो इसे पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। शिखर, अब देखो रेखा प्रसाद स्टाइल शिखर इनके अंदर होता है, और साथ ही में इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का जो भगवान विष्णु को समर्पित है, 954 AD में बना था, चंदेल राजा धांग के द्वारा बनवाया गया था। नगर टेम्पल जो है ये हाई प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे मेनली। देखो हाई प्लेटफॉर्म मैंने अभी बताया, उत्तर भारत में ना जो मंदिर बनते थे उसमें आपको स्टेयर्स मिलेंगी और ऊंचे प्लेटफॉर्म पे होंगे। वो क्यों, उत्तर भारत में नदियां बहुत सारी थी, नदियां ज्यादा होने की वजह से फ्लड प्लेन्स में वो बने होते थे, इसीलिए फ्लड आने का हमेशा खतरा था, इसलिए मंदिर को नुकसान ना पहुंचे तो, या फिर वहां पे पानी ना घुसे, तो इसके लिए उन्हें थोड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाते थे। साउथ इंडियन द्रविडियन शैली के मंदिरों में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, वो क्योंकि फ्लड प्लेन से दूर बनाए जाते थे, तो वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है, वहां पर सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी आपको, वो बिल्कुल सीधा यू कैन एंटर इनटू द टेंपल, ये होगा उसमें सीधा। ठीक है,
ठीक है। क्राउनिंग एलिमेंट्स अम्लक और कलश नगर शैली के मंदिरों के ऊपर पाए जाते हैं। कंडरिया महादेव जो है टेम्पल, ये सबसे अच्छे से बना हुआ मंदिर है जो नगर शैली के सारी जो एस्पेक्ट्स को कवर करता है। खजुराहो टेम्पल्स अपने इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए भी जाने जाते हैं, जहां पर आप ये कह लीजिए कि वहां पर यक्ष और यक्षिनी को दिखाया गया है और ऐसे सेलेस्टियल फिगर्स दिखाए गए हैं जो बेसिकली डिफरेंट इरोटिक स्कल्पचर हैं, वो सेक्सुअल जो है वो नॉलेज के लिए या फिर इस तरीके से बनाए गए हैं, वो आपको खजुराहो के मंदिरों में दिखाई देंगे। वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया पे आते हैं हम। सन टेम्पल जो मोढेरा का है वो आपको ये कहते हैं कि राजा भीमदेव वन ने बनवाया था, सोलंकी डायनेस्टी। तो वेस्ट इंडिया के नगर शैली के मंदिरों में ये सन टेम्पल है मोढेरा का, 1026 एडी में बना था, नगर शैली में बना हुआ एक खास मंदिर है। वुड कार्विंग ट्रेडिशन जो गुजरात का है ना, वो उस पे दिखता है कि उसके ऊपर वुड से कार्विंग की गई है, मतलब लकड़ी का नक्काशी उसमें देखने को मिलता है। गुजरात और राजस्थान के मंदिर जो हैं वो इसी नगर शैली के मंदिरों का नमूना है। ठीक है। ईस्ट इंडिया के मंदिर, ईस्ट इंडिया में रीजन कौन सा है? अगर मैं ईस्ट इंडिया कह रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट पूरा बंगाल और उड़ीसा। टेराकोटा यानी मिट्टी की बने हुए उस पे कंस्ट्रक्शंस दिखाई देती हैं। मोल्डिंग और डिजाइनिंग के लिए मिट्टी का इस्तेमाल है, मिट्टी से क्ले से ज्यादा जो शेप्स जो है वो दी गई हैं। बुद्धिस्ट और हिंदू डाइटीज बंगाल में 7वीं सेंचुरी तक जो है वो मंदिरों में डिपिक्ट की जाती रही हैं। रीजनल वेरिएशंस हैं, ऑल्दो आप देखें पूरे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मंदिर अलग अलग शैली के हैं। जैसे जो ताइज थे जो अपर बर्मा से आए, उनके बनाए हुए मंदिर थोड़े अलग दिखते हैं। बंगाल में पाला डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। उसके अलावा असम में अहोम स्टाइल मंदिर मौजूद हैं, अहोम एक डायनेस्टी थी उसके द्वारा बनाए गए। जैसे कामाख्या देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है, ठीक है, 17वीं शताब्दी का। तो ये अलग अलग स्टाइल्स वहां पे मौजूद हैं। देखो तो मतलब हो गया, ताइज हैं जो अपर बर्मा से आए, पाला वंश के द्वारा बंगाल में बनाए गए, और अहोम्स के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में बनाए गए मंदिर डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं। ठीक है। अब सबसे पहले एक मुख्य मंदिर जो ईस्टर्न इंडिया में मौजूद है, कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है। तो कामाख्या मंदिर और उसके अलावा कहते हैं सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बराकर बुर्दवान में, ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें कर्विंग शिखर है और ऊपर एक बड़ा आमलक है जो पालाओं के द्वारा बनाया गया। उड़ीसा में आप ये देखेंगे कि जैसे अगर हम ये कहें तो एक चीज है कि इन जनरल शिखर को द्यूल कहते हैं, उड़ीसा में शिखर को द्यूल कहते हैं। और कोणार्क का जो मंदिर है वो बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल तट पर मौजूद है। और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है बेसिकली 1240 जो है एडी में बना था। आप ये कह सकते हैं कि 70 मीटर ऊंचा इसका जो है वो शिखर मौजूद है। तो बहुत ऊंचा मंदिर है, 70 मीटर इसका शिखर है। और नगर शैली के मंदिरों में मुक्तेश्वर टेम्पल है, राजा रानी टेम्पल है और लिंगराज टेम्पल इंपॉर्टेंट टेम्पल है, अदर देन कामाख्या टेम्पल और उसके अलावा सिद्धेश्वर महादेव एंड कोणार्क टेम्पल, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मौजूद है। अब हिल स्टेट्स पे जाते हैं। हिल स्टेट्स में कौन कौन से? कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर। कुमाऊं और गढ़वाल कौन से स्टेट में हो गए? दोनों उत्तराखंड में हो गए। ठीक है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर 3 हिल स्टेट्स माने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तो ईस्टर्न इंडिया में आ ही जाएंगे। ठीक है। और कहते हैं कि कश्मीर जहां पर गांधार रीजन के गांधार इन्फ्लुएंस है और गांधार साइट्स बहुत सारी हैं, तो यहां पर गुप्ता और पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशंस मिक्स होते हैं। यहाँ पे सारनाथ, मथुरा और गुजरात, बंगाल सब के इफेक्ट जो है वो इनके ट्रेडिशंस में दिखाई देते हैं। ठीक है। अब एक चीज और भी है, इन हिल स्टेट्स के पहाड़ी मंदिरों में आपको बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशंस दोनों जो है वो मर्ज होते हुए दिखेंगे। बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशन दोनों मर्ज होते हुए दिखेंगे आर्किटेक्चरल डिजाइन्स के एस्पेक्ट में। और साथ ही में मुख्य गर्भगृह जो होगा ना वो वही है, रेखा प्रसाद या लटीना स्टाइल है। मंडप जो आगे हॉल है वो लकड़ी का बना है, ज्यादातर जगहों पे वुडन आर्किटेक्चर है। ये डिफरेंट चीज है हिल स्टेट्स में। ठीक है। तो जो मंडप है
इट इज मेड अप ऑफ वुडन आर्किटेक्चर, ये आप देखेंगे यहां पर, ठीक है। और पगोड़ा शेप है, कई बार एक रथ जैसी शेप में भी ज्यादातर मंदिरों को बनाने की कोशिश है, जैसे जागेश्वर मंदिर है अल्मोड़ा का, ऐसे ही चंपावत मंदिर है पिथौरागढ़ के नजदीक, ये नगर शैली के मुख्य मंदिर है। ये देखो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये देखो, ये देख रहे हो, ये तो मेन स्ट्रक्चर है, ये जो है शिखर है, और इसके आगे ये वुडन टॉप का बना हुआ है, क्या ये है आपका मंडप। तो यानी कि ये दिखा रहा है कि ये जो मंदिर हैं इनके अंदर जो मंडप्स है वो मेनली वुडन स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। अब आ जाते हैं हम द्रविडियन स्टाइल पे। दक्षिण भारतीय मंदिरों की पहचान, यहां पे शिखर विमान कहलाते हैं, और गर्भगृह थोड़ा सा अलग है। मंडप, मल्टीपल मंडप्स का चलन दक्षिण में मिलता है, एक मंडप की बजाय कई, एक सीरीज ऑफ हॉल्स है। आप एंटर करते हैं एक गोपुरम से, गोपुरम मतलब मुख्य द्वार, गोपुरम से एंटर करते हैं और एक मंडप में प्रवेश करते हैं, उससे एक और मंडप में, और चलते जाते हैं ऐसे सीक्वेंस ऑफ मंडप से होते हुए मुख्य मंदिर तक पहुंचते हैं। वहां पर जो ऊपर विमान होना चाहिए था, विमान जो सॉरी शिखर होना चाहिए था, उसकी जगह पर एक और सुपर स्ट्रक्चर है जो ऐसा पूरा पिरामिड शेप का है, वो है विमान। इसी के नीचे मेन डाइटी प्लेस्ड है गर्भगृह में, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का एक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। द्रविडियन शैली के मंदिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न तमिलनाडु से मिलते हैं, और पल्लवाज वो पहली डायनेस्टी थी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो पल्लवा वंश जो है वो सबसे पहली डायनेस्टी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पड़ोस में आप ये कह लें कि कहते हैं कि ना जो शुरुआती बिल्डिंग्स थी महेंद्र वर्मन वन ने बनवाई थी, पल्लवा, ये कहते हैं ये वो राजा थे जिस समय पे चालुक्यों के राजा थे पुलकेशिन II, उनके कंटेम्पररी थे, इनके द्वारा बनाए गए शुरुआती द्रविडियन टेम्पल। आगे चल के नरसिम्हा वर्मन वन जो मामल्ला भी कहलाए, उन्होंने भी और कई सारे आर्किटेक्चरल वर्क्स यानी कई सारे और मंदिर बनवाए, ठीक है। और उसके बाद मेन फीचर्स जो थे द्रविडियन टेम्पल्स के, उनकी एक कंपाउंड वॉल थी, एंट्रेंस गेटवे हुआ करता था जिसे गोपुरम कहते हैं, और उसके द्वारपाल होते थे, खास चीज द्वारपाल मतलब गेटवे प्रोटेक्टर्स जो है उनकी जो है स्कल्पचर्स बाहर लगी होती थी। और लार्ज वाटर रिजर्वायर, दक्षिण भारतीय मंदिरों की खास पहचान एक बड़ा वाटर रिजर्वायर, क्योंकि पानी की कमी होती थी दक्षिण में, शायद दूर दूर नदियां थी और रिवर के आसपास नहीं होते थे, तो इसलिए वाटर रिजर्वायर थे वहां पर। और ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल में नहीं है वाटर रिजर्वायर, ठीक है। और मोस्ट सेक्रेड टेम्पल अब उल्टा है, जो सबसे पुराने और मुख्य मंदिर है ना दक्षिण के, उनमें जो मेन डाइटी है उसके ऊपर जो विमान है वो साइज में छोटा है, क्योंकि हुआ क्या कि बाद में राजाओं ने उन मंदिरों के साथ एसोसिएटेड और डाइटीज बनाई और उनके ऊपर और ऊंचे विमान बनवा दिए, तो जो मुख्य मेन डाइटी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो छोटा रह गया, उसके बाद आसपास बड़े स्ट्रक्चर्स बन गए। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है, नॉर्थ इंडिया में मेन डाइटी के ऊपर ही सबसे ऊंचा शिखर होता है, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लार्ज वाटर रिजर्वायर होता है ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में दक्षिण भारत में, और सब्सिडरी श्राइन्स भी जो है आसपास मेन मंदिर में मौजूद होते हैं। कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का इसका एक एग्जाम्पल है, द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का इसकी देखा देखी चालुक्यों ने भी जो है वो एक टेम्पल बनवाया फिर, ठीक है। तो कैलाशनाथ टेम्पल उसके लिए इंस्पिरेशन बना, ठीक है। तो आप देखें आगे द्रविडियन टेम्पल जो थे इसमें स्क्वायर शेप, बेसिकली 5 डिफरेंट शेप्स के जो होते हैं द्रविडियन टेम्पल्स, स्क्वायर शेप को कूटा या कटु रसरा कहते हैं, जो रेक्टेंगुलर शेप वाले होते हैं उन्हें शाला या अट आयत तासरा कहते हैं, एलिप्टिकल शेप वाले गज पृष्ठा या फिर वृत्तायत कहलाते हैं, और उसके अलावा वैगन वॉल्टेड जो बेसिकली हॉर्स शू शेप जैसे होते हैं, जिनके एंट्रेंस हॉर्स शू शेप जैसे एंट्रेंस होते हैं, ठीक है। और सर्कुलर या विथ अष्टारा कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग द्रविडियन मंदिर हैं।
फेमस द्रविडियन मंदिर अब देख लेते हैं। सबसे पहले है शिव टेम्पल ऑफ थंजावुर, जिसे राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर भी हम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है द्रविडियन टेम्पल का। ठीक है, चोला राजाओं के द्वारा बनाया गया था, जिसमें राजा राज चोला ने इसको बनवाया था तकरीबन 1009 या 1010 एडी में। अन्नमलैयार टेम्पल तिरुवन्नमलई तमिलनाडु में है, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में, और एरटेश्वर टेम्पल, ये प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स के। ठीक है, आगे पल्लवास की कंट्रीब्यूशन। पल्लवास ने 7वीं शताब्दी में ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बनाए। कई राजा जैसे महेंद्र वर्मन, जो पुलकेशिन II के कंटेम्पररी थे, और उनका बेटा नरसिम्हा वर्मन, ये सबसे खास मंदिर इनके द्वारा बनाए गए। और इसके बाद आगे चल के नरसिम्हा वर्मन II ने तो शोर टेम्पल बनाया महाबलीपुरम का, जो अपनी ये कह लो कि पल्लवा टेम्पल्स में सबसे बेहतर नमूना है, सबसे अच्छे से बना हुआ एक मंदिर है, जिन्हें यही राजा नरसिम्हा वर्मन II राजसिम्हा भी कहलाते थे। और कहते हैं कि बहुत सारे श्राइन्स जो इनके द्वारा बनाए गए भगवान शिव और विष्णु को डेडिकेटेड है। ये है शोर टेम्पल, एक ही पत्थर का बना हुआ एक सुपर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल समुद्र के नजदीक, अपने आप में एक नायाब नमूना है। ठीक है, मोनोलिथिक टेम्पल है, एक ही पत्थर से बना हुआ। उसके अलावा आगे चल के जो डायनेस्टी जो द्रविडियन स्टाइल में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, वो थे चोलास, द ग्रेट चोलास, जो जैसे राज राजेश्वर टेम्पल हो गया। ठीक है, चोलास द्रविडियन स्टाइल को इन्होंने पल्लवास से इनहेरिट किया। पल्लवास सबसे पहले थे द्रविडियन स्टाइल डेवलप करने वाले, उसमें आगे कंट्रीब्यूट किया किसने? चोलाओं ने। और स्टोन का यूज किया इन्होंने। गोपुरम बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके, जो गोपुरम मतलब गेटवेज इन्होंने बनवाए, और साथ ही में विमान खास तौर पे इनके और ज्यादा ऊंचे होते चले गए। अगर पल्लवास ने ऊंचे विमान बनाए तो उनसे भी साइज में ऊंचे ग्रैंड विमान या ग्रैंड सुपर स्ट्रक्चर बनाए इन्होंने। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल का अगर आप ऊपर जो स्ट्रक्चर देखे विमान, इट इज 66 मीटर टॉल। अब नॉर्थ इंडियन में आपने देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं, लेकिन ये ब्रॉड भी है और ऊंचा भी है, तो यानी ये ग्रैंड है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये है बृहदेश्वर टेम्पल, 66 मीटर टॉल। ठीक है, फिर आता है विसार स्टाइल। विसार स्टाइल इज द थर्ड स्टाइल विच इज मेड ऑफ कल्मिनेशन ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन स्टाइल। और इसमें 3 या 4 डायनेस्टीज हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सबसे पहले बादामी के चालुक्य थे, जो 500 से 753 के बीच में, जिन्होंने ये नॉर्थ इंडियन और द्रविडियन नगर और द्रविडियन शैली को मिक्स करके मंदिर बनाए। इसके बाद राष्ट्रकूटा थे मान्यखेट के, उन्होंने इसको और एक लेवल ऊपर लेके गए। फिर चालुक्यों की दोबारा से एक ब्रांच उभरी, कल्याणी के चालुक्य, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। और फिर लास्ट में आए होयसालाज, जिन्होंने इसको एक एपिटोम तक पहुंचाया। बादामी के चालुक्य जो थे, उसके बाद राष्ट्रकूटा के बाद कल्याणी के चालुक्य, और फिर होयसला इसमें आगे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब ऑर्नामेंटेशन विसार स्टाइल की खास चीज है कि इसके अंदर ना ऑर्नामेंटेशन मंदिरों पे, वॉल्स पे, पिलर्स पे देखने को मिलता है। और साथ ही में द्रविडियन टावर्स में इन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। इन्होंने क्या किया कि द्रविडियन टावर्स की हाइट को थोड़ा कम कर दिया, और नीचे वाला फ्लोर क्या किया, वो सबसे बड़ा है साइज में, ऊपर वाला फ्लोर उससे थोड़ा छोटा है, उससे वाला ऊपर वाला फ्लोर और छोटा है। तो इस तरीके से ये लेते चले गए। जहां द्रविडियन स्टाइल में सारे बराबर थे, इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा ऐसे हाइट को कम कर दिया। और इन्होंने जहां नगर शैली के जो शिखर का यूज किया, तो वहां पर उन्होंने वर्टिकल शेप जो है ज्यादा यूज कर ली विसार स्टाइल में, बजाय की कर्विलीनियर के। तो वर्टिकल शेप जो है इन्होंने यूज की है बजाय कर्विलीनियर के। मंडप अब जो इन्होंने विसार स्टाइल में यूज किया, इसमें डोमिकल सीलिंग्स है कहीं पर। ठीक है, मतलब आप ये डोमिकल सीलिंग्स आप समझ रहे हो, मतलब ऐसा डोमिकल सीलिंग है, इसके नीचे पिलर्ड हॉल है, तो ऐसा डोमिकल सीलिंग बनाया है। कई जगहों पे स्क्वायर सीलिंग्स बनाए हैं। ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर ऐसे सीलिंग्स बनाए हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इन्होंने मंडप्स बनाए हैं। ठीक है, पिलर्स में चालुक्यन स्टाइल अपनी आर्टिस्टिक वैल्यू के लिए जाना जाता है, और स्कल्पचर जो उस पे उन्होंने बनाए हैं उसके लिए। एग्जाम्पल देख लो एक बार। एग्जाम्पल है कालेश्वर टेम्पल कुकनूर, रामलिंगेश्वर टेम्पल गुदूर, महादेव टेम्पल इतागी, काशी विश्वेश्वर टेम्पल लकुंडी, ब्रह्मदेव टेम्पल सवादी, ये अपने स्टाइलिश डिजाइन के लिए जाना जाता है, और मल्लिकार्जुन टेम्पल स्तुति। ये हैं कुछ खास
टेम्पल्स जो विसार स्टाइल के बने हुए हैं। ठीक है, तो नगर शैली और द्रविडियन शैली दोनों का ही इंफ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। देखो क्या क्या चीजें उसमें, एक तो जो श्राइन प्लान है पंचायतन स्टाइल, जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है ना, खासतौर पे मध्य भारत का, वो विसार ने ले लिया। तो मतलब जिसमें एक श्राइन के आसपास 4 और श्राइन्स हैं या 4 और डाइटीज हैं, ऐसा उन्होंने प्लान जो है वो नॉर्थ इंडिया से अडॉप्ट किया, इसलिए नगर शैली का ये स्टाइल है। वेस्टिबुल प्लान मतलब वेस्टिबुल ज्वाइनिंग, अब मतलब क्या है, ये मेन स्ट्रक्चर है शिखर, और इससे जो मंडप है इसको ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है वेस्टिबुल प्लान। तो इससे ना ये क्या किया है, तो ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल के मंदिरों में ऐसा होता है, ऐसा ही, और साउथ इंडियन स्टाइल के मंदिरों में ऐसा कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन्होंने ये यूज किया, ये वेस्टिबुल प्लान यूज किया है। तो ये ओडिशा के जो मंदिरों की जो नगर शैली है उसको अडॉप्ट किया है विसार शैली ने इस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा पिलर्स, पिलर्स में शेखारी और भूमिजा जो हैं, जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल, कर्नाटका रीजन में ऐसे प्रकार के मंदिर बहुत सारे हैं हमें जो बिल्कुल देखने को मिलते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल के। नगर शैली भूमिजा स्टाइल जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने भी इस्तेमाल किया है। हाँ, एक स्टेप डायमंड प्लान है, चालुक्यों ने नॉर्थ इंडियन स्टाइल से लिया है। देखो आपको ऐसे बता देते हैं, तो ऐसा स्टेप डायमंड प्लान जो है ना लेआउट का, वो यूज किया है नॉर्थ इंडियन स्टाइल को कॉपी करके, किसने, विसार स्टाइल में। और नगर स्टाइल शैली के जैसे स्टेप डायमंड और स्टेलेट प्लान्स, जो बेसिक ग्राउंड प्लान है, वो कॉपी किए गए हैं किसमें, विसार स्टाइल में। ठीक है, उसके अलावा स्टेलेट मतलब जो जो थोड़ा उठ के बने होते हैं मंदिर। ठीक है, और दूसरा ये वाले जो ग्राउंड प्लान है उसके अंदर ये जो स्टेप डायमंड प्लान जो है वो यूज किया है। तो बेसिकली नगर शैली से ये है। अब द्रविडियन इन्फ्लुएंस में देखें तो द्रविडियन में कई जगहों पे विमान जैसा उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर बनाया है जो चालुक्यन मंदिरों में साफ दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने दोनों फीचर्स ऐड किए। और ऑर्नामेंटेशन जो है ना, तो ये करके चालुक्यन मंदिरों ने नगर और द्रविडियन स्टाइल दोनों को मिक्स किया है। कुछ जो डिजाइनिंग के स्टाइल नॉर्थ इंडियन मंदिरों के, कुछ डिजाइनिंग स्टाइल साउथ इंडियन के, इसीलिए जो है वो एक मिक्सचर दिखता है। चालुक्यन आर्किटेक्चर, इसके अंदर नगर और द्रविडियन शैली दोनों है। एहोल, बदामी और पत्तड़कल, 3 डिफरेंट साइट्स हैं जहां से हमें चालुक्यों के बनाए हुए विसार शैली के मंदिर मिलते हैं। फिर विरूपक्ष टेम्पल पत्तड़कल में, ये तो बिल्कुल द्रविडियन शैली का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसकी हूबहू कॉपी है। ठीक है, और रामेश्वर टेम्पल एलोरा का, ये भी जो है चालुक्यन पीरियड में बना हुआ, ये भी द्रविडियन शैली से इंस्पायर्ड है। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रकूटा, ये चालुक्यों के बाद आए। इनमें इन्होंने एक प्रमुख मंदिर बनाया, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। ये एक पत्थर का बना हुआ भारत में सबसे बड़ा मंदिर है, और ये कृष्णा टू ने बनवाया था। ये भी जो है ये विसार स्टाइल का है, दोनों नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन स्टाइल मिक्स करते हुए यहां दिखते हैं। और नवलिंग टेम्पल ऑफ कुकनूर, ये भी राष्ट्रकूटा आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। होयसलाओं में जैसे बेलूर नाम की जगह पर केशव टेम्पल बनाया गया विष्णुवर्धन के जमाने में। और कहते हैं कि ये होयसलाओं ने चोलास की जो रिप्रेजेंटेटिव आर्ट थी उसका इस्तेमाल किया है, और पिलर्ड हॉल्स बनाए हैं, और इंट्रिकेटली डिजाइंड स्टार शेप ग्राउंड प्लान बनाया है। और होयसलेश्वर टेम्पल जो है ना, ये स्टार शेप ग्राउंड प्लान ना, ये खास पहचान है इसकी। ठीक है, तो स्टार शेप ग्राउंड प्लान ना खास पहचान है होयसलाओं के मंदिरों की। और होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये भी इसी पीरियड में बना हुआ है, इसी स्टार शेप ग्राउंड प्लान पे। ठीक है, तो ये सबसे खास है। और उसके बाद आ जाते हैं विजयनगर के मंदिर। विजयनगर के मंदिर 1336 से 1646 के बीच में, जब विजयनगर अपने पीक पे था, विजयनगर साउथ इंडिया में मौजूद आखिरी स्ट्रॉन्ग हिंदू एम्पायर था। उन्होंने भी यही मिक्स स्टाइल यूज किया है, यही मिक्स स्टाइल। ऑल्दो जो विसार फीचर्स हैं वो थोड़ा डाइल्यूट होगा, और विजयनगर के जो है एक अपना ही अलग स्टाइल बन के उभरा है। इन्होंने एक चीज फर्क कर दी है, जैसे इन्होंने
सारी चीजें ली चालुक्य, होयसाला, पांड्या और चोला आर्ट से, लेकिन इन्होंने लोकल हार्ड ग्रेनाइट का यूज किया बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे। ये एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। और इन्होंने ज्यादातर जो मूर्तियां है ना, एक इंसान जैसे लाइफ साइज, बिल्कुल इंसान के बराबर की साइज की मूर्तियां वहां पर उन्होंने प्रदर्शित की हैं, दीवारों पर इंस्क्राइब की हैं। ये एक और खास चीज है विजयनगर के मंदिरों में। और विजयनगर के मंदिरों में मेल फीमेल डाइटीज जो है वो दोनों दिखाई गई हैं। विजयनगर के टेंपल में कार्व्ड पिलर हैं जिसके ऊपर हिंदू माइथोलॉजी और याली हिपोग्राफ्स दिखते हैं। याली हिपोग्राफ मतलब, जहां पर याली हिपोग्राफ है मतलब जिसमें जो इमेजेस हैं वो एक से ज्यादा जानवरों को, जो स्कल्पचर है वो एक से ज्यादा जानवरों को जोड़ के बनाया गया है। जैसे एलिफेंट का सर और बॉडी एक टाइगर की या लायन की, तो ऐसा दिखाया गया वहां पर विजयनगर में। ये खास चीजें। एग्जाम्पल आ गए विरूपक्ष टेंपल ऑफ हम्पी। और एक और खास चीज है, बड़े बड़े गेटवेज, बड़े बड़े दरवाजे, खास चीज है दक्षिण भारतीय विजयनगर के मंदिरों की, ठीक है। और उसके अलावा रिलीफ स्कल्पचर्स जो दीवारों पे बने और पिलर्स पे बने, वो भी उसकी खास पहचान है, ठीक है जी। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, जिसमें मैंने आपको विजयनगर तक का बताया। बेसिकली हमने इसमें सारे जो हैं हिंदू टेम्पल्स और आप ये कह लीजिए अर्ली टेम्पल्स को कवर कर लिया। और साथ ही में हमने तीनों बड़ी शैलियां, नगर, द्रविड़ और विसार, तीनों शैलियों के बारे में भी जान लिया। अब अगले लेक्चर में हम रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर भी हमें पढ़ना है। साथ ही में हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर जानेंगे। तो ये था हमारा पहला जो है आप ये कह लीजिए लेक्चर, जिसके अंदर ना हमने आपको आर्किटेक्चर जो भारत में था उसका एक आइडिया दिया है। और इससे अगले पार्ट में हम आर्किटेक्चर को पूरा कवर करेंगे और साथ ही में फिर जो सवाल यूपीएससी में पूछे गए हैं वो भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे और कैसे आप उनको अप्रोच करेंगे वो भी आपको आइडिया देंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।